अध्याय 91 हुआ मेंगिंग की ताकत। जियो युनटिंग को दबा दिया गया है। हालांकि जियो युनटिंग और ये वुशुंग वास्तव में एक साथ रहने के लिए किस्मत में थे, उसने उसे हराया, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसके लिए किस्मत में थी। मैं उससे पहले मिला था तुमने, हुआ मेंगिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जियो युनटिंग ने भौहें सिकोड़ लीं और उसकी आभा बढ़ती रही। सम्राट क्षेत्र, तीसरा स्वर्ग। केवल 2 महीनों में उनकी साधना का स्तर तेजी से बढ़ गया। दिव्य मूल क्षेत्र के 8वें स्तर से सम्राट क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गया। अगर ऐसा है तो आपके एक कदम बहुत देर होने का मतलब है कि आप उसके साथ रहने के लिए नहीं हैं। इसके अलावा भले ही आप उसे दूर ले जाना चाहते हो, आपको उससे पूछना होगा कि क्या वह तैयार है। वुशुंग, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हुआमेंगिंग ने अचानक ये वुशुंग की ओर देखा और पूछा। ये वुशुंग ने सिर हिलाया। जियो युनटिंग को शत्रुता से भरे चेहरे के साथ देखा। ये सुनकर जियो युनटिंग की आभा फूट पड़ी और पुराने और नए दोनों झगड़े के साथ वह आखिरकार मुक्त हो गया। मैं आपके साथ इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे आज ले जा रहा हूँ। यहाँ परेशानी का कारण मत बनो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बुरा हो जाऊंगा। जियो युनटिंग ने दहाड़ते हुए हुआमेंगिंग को हथेली से मारा। हुआमेंगिंग ने ठंड से सूंघा, अपना पतला हाथ बढ़ाया और सीधे थप्पड़ मारा। एक गगनभेदी दहाड़, दोनों हमले आपस में टकराए और बीच हवा में फट गए। लेकिन अगले ही पल हुआमेंगिंग का हमला एक के बाद एक आया। जियो युनटिंग समय पर चकमा नहीं दे सका और सीधे खटखटाया गया। जियो युनटिंग, जिसे खटखटाया गया था, ने सदमे में हुआमेंगिंग को देखा। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, वह हुआमेंगिंग के लिए कोई मुकाबला नहीं था। ये कैसे हो सकता है? उसकी वर्तमान ताकत ज्ञानोदय क्षेत्र के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ को भी मारने के लिए पर्याप्त है, फिर भी वह हुआमेंगिंग को नहीं हरा सकता है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्वर्ग सहायक दानव कला की खेती करने के बाद उनकी ताकत में बहुत वृद्धि हुई और उनकी साधना का स्तर सम्राट क्षेत्र में टूट गया। यह अविश्वसनीय है कि इन परिस्थितियों में वह अभी भी हुआमेंगिंग के लिए कोई मुकाबला नहीं था। अपने अल्प साधना स्तर के साथ आप मेरे सामने अकड़ने की हिम्मत करते हैं? हुआमेंगिंग ने बिना किसी विनम्रता के कहा। उन्होंने जियो युनटिंग के लिए अपनी घृणा को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया और साथ ही एक शक्तिशाली आभा बह गई। ज्ञानोदय क्षेत्र का दूसरा स्तर। उत्पीड़न की एक शक्तिशाली भावना उस पर हावी हो गई, जिससे जियो युनटिंग के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। आजकल हुआमेंगिंग भी एक शीर्ष स्तरीय कौतुक है और ये ज्ञान पवित्र शरीर की प्राप्ति के साथ उसकी ताकत और भी भयानक हो गई है। यहाँ तक कि अगर उन प्राचीन शाही परिवारों के पवित्र पुत्र आते हैं तो वह जियो युनटिंग की तो बात ही छोड़ दें, जरा भी नहीं डरती। भले ही दूसरे पक्ष की खेती और ताकत में सुधार हुआ हो, फिर भी दोनों के बीच का अंतर काफी है। हुआमेंगिंग ने एक बार फिर जियो युनटिंग को हथेली से मारा। जियो युनटिंग के शरीर पर प्रकाश की एक किरण दिखाई दी, जो एक शिवालय में बदल गई, और उसने हमले को रोकने के लिए जल्दी से अपने दिव्य हथियार का इस्तेमाल किया। क्लिक करें। इस ताड़ के प्रहार के खिलाफ शिवालय पूरी तरह से अप्रभावी था और तुरंत नष्ट हो गया। भागना। जियो युनटिंग के दिमाग में अंडरवर्ल्ड के बूढ़े आदमी की आवाज गूंज उठी। जियो युनटिंग, जो मूल रूप से सख्त लड़ना चाहता था, अवचेतन रूप से रुक गया। अगले ही पल हथेली ने सीधे उस पर प्रहार किया और उसे एक कौर से खून बहने लगा। उसने सफलतापूर्वक भागने के लिए इस हमले के बल का भी इस्तेमाल किया। अज्ञात समय तक दौड़ने के बाद जियो युनटिंग रुक गया जब उसने देखा कि हुआमेंगिंग उसका पीछा नहीं कर रहा था। हालांकि उसका चेहरा घातक रूप से पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोने पर खून था, जिससे वह बेहद दुखी लग रहा था। फैंग चेन के अनुयायी भी इतने शक्तिशाली क्यों हैं? जियो युनटिंग जमीन पर गिर गया, उसका चेहरा नफरत से विकृत हो गया, उसकी आंखें क्रोध और आक्रोश से भर गईं। उसने कुछ समय के लिए फैंग चेन को उकसाने का फैसला नहीं किया, क्योंकि उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। हुआमेंगिंग के लिए जियो युनटिंग ने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया, यह मानते हुए कि उसकी वर्तमान ताकत उसे आसानी से दबाने के लिए पर्याप्त थी। कौन जानता था कि वह हुआमेंगिंग का सामना करेगा और उससे पूरी तरह से मात खा जाएगा, बिल्कुल भी लड़ने में असमर्थ होगा और यहाँ तक कि इस महिला द्वारा गंभीर रूप से घायल भी हो जाएगा। वह इतनी शक्तिशाली कब हो गई? वह स्वीकार कर सकता था कि वह अब फैंग चेन को नहीं हरा सकता, लेकिन वह अपने बगल के अनुयायी को भी नहीं हरा सकता था, जो वास्तव में निराशाजनक था। आपको पता होना चाहिए कि उसने पहले से ही स्वर्ग सहायक दानव कला की खेती कर ली थी और उसकी ताकत में तेजी से वृद्धि हुई थी, इतना कि वह फैंग चेन के अनुयायियों को भी नहीं हरा सकता था। निराश मत होइए, यह अजीब होगा यदि आप हुआमेंगिंग को हरा सकें। एल्डर मिंग ने बात की। गुरुजी, आप भी अपने शिष्य को हेय दृष्टि से देखते हैं। जियो युनटिंग की आंखें खून से लथपथ थीं। इस अवधि के दौरान उसे जो प्रहारों का सामना करना पड़ा था, उसने उसके दिमाग को चरम सीमा तक मोड़ दिया था। अरे, क्या आप जानते हैं कि हुआमेंगिंग के पास अब किस तरह का संविधान है? एल्डर मिंग ने आह भरी और कहा, किसी कारण से अब उसके पास ये ज्ञान पवित्र शरीर है। ये पवित्र निकायों में से एक है। ये शक्तिशाली काया भी उसकी महान शक्ति में योगदान देती है। उनके साथियों में कुछ ही उनके साथ तुलना कर सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि वह उन प्राचीन शाही पुत्रों के समान स्तर पर पहुंच गई है, या यहाँ तक कि उनसे आगे निकल गई है। आप केवल थोड़े समय के लिए स्वर्ग सहायक दानव कला का अभ्यास कर रहे हैं, जल्दी क्या है? आप जितने अधिक चिंतित होंगे, आपकी मनस्थिति उतनी ही खराब होगी, जो आपको आसानी से भटक सकती है और स्वर्गीय दानव कला का अभ्यास करते हुए राक्षसों द्वारा ग्रस्त हो सकती है। आखिरकार स्वर्ग सहायक दानव कला राक्षसी पथ में सबसे उन्नत तकनीक है और ये तकनीक आपके मन की स्थिति को आसानी से प्रभावित कर सकती है। यदि आपकी मनस्थिति बहुत खराब है तो आप इसके आदी हो सकते हैं और फिर आप पूरी तरह से अपना दिमाग खो देंगे और एक वास्तविक दानव बन जाएंगे। यदि आप राक्षस बन जाते हैं तो आप सभी धर्मी लोगों द्वारा घिरे रहेंगे। फिर आप फैंग चेन को कैसे हराएंगे? एल्डर मिंग अब जियो युनटिंग को बर्दाश्त नहीं करते। जियो युनटिंग की मनस्थिति बहुत खराब है। वह केवल कुछ काश्तकारों के सार को अवशोषित करने और अपनी साधना में कुछ प्रगति करने के बाद अहंकारी हो गया है। वह पहले की तरह सतर्क नहीं है। अतीत में जियो युनटिंग ने इतनी जल्दबाजी में आगे बढ़ने के बजाय तुरंत जाने से पहले अपनी राय मांगी होगी। इस संबंध में एल्डर मिंग ने जियो युनटिंग को यह याद दिलाना आवश्यक समझा कि अगर चीजें इसी तरह जारी रहीं तो जियो युनटिंग पूरी तरह से भ्रष्टता में पड़ सकती है। सच कहूं तो मास्टर मिंग के लिए अपने भौतिक शरीर का पुनर्निर्माण करना आसान नहीं था। उसे सभी के लिए पिता और मां दोनों बनना था।
कोई अन्य गुरु उनके जितना समर्पित नहीं रहा है। जियो यूनटिंग कभी कभी कुछ अप्रत्याशित घटनाओं का कारण बनता था, जिससे एल्डरमिंग बेहद असहाय हो जाता था। एल्डरमिंग के अनुस्मारक ने धीरे धीरे जियो यूनटिंग को अपना संयम वापस पाने में मदद की। क्या वह वास्तव में अब इतनी शक्तिशाली है? अब जब आपके पास पहले से ही ये ज्ञान पवित्र शरीर है, तो आप अभी भी फैंग चेन के अनुयायी क्यों बनेंगे? जियो यूनटिंग हैरान लग रहा था। उनके पास इतनी शक्तिशाली काया और ऐसी असाधारण प्रतिभा है। क्या वे बड़ी शक्तियां उनमें से किसी एक को नहीं चुन सकती? क्या एक शक्तिशाली शक्ति की संत बनना बेहतर नहीं होगा? उसने फैंग चेन का अनुयायी बनना क्यों चुना? शिष्य, क्या तुम सच में नहीं समझते? हुआमिंग फैंग चेन की अनुयायी बिल्कुल भी नहीं है, वह फैंग चेन की दाववादी साथी है। क्या आप ये भी समझते हैं कि दाववादी साथी क्या है? उसके अनुयायी बनने का कारण शायद इसलिए है क्योंकि हुआमिंग की खराब प्रतिष्ठा थी जब उसने क्लाउड हेवन पवित्र भूमि में प्रवेश किया था। यदि वह एक सामान्य दाववादी भागीदार बनती तो क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के उच्च अधिकारी सहमत नहीं होते। बेशक ये निश्चित रूप से कहना कठिन है। आखिरकार फैंग चेन क्लाउड हेवन पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र है और उसकी स्थिति बहुत ऊंची है। संक्षेप में, हुआमिंग एक अनुयायी प्रतीत हो सकती है, लेकिन वह वास्तव में लंबे समय से फैंग चेन की दाववादी साथी रही है। बूढ़े ने गंभीरता से समझाया। ये सुनकर जियो यूनटिंग की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने पूछा, क्या हुआमिंग वास्तव में ऐसा करने के लिए तैयार होगी? इतनी शक्तिशाली काया के साथ क्या वह वास्तव में दूसरों के अधीन होने को तैयार है? जियो यूनटिंग वास्तव में इसे समझ नहीं सका। अगर उसके पास ये काया होती तो वह कभी भी किसी और का अनुयायी नहीं बनता, चाहे वह व्यक्ति कोई भी हो। इतने शक्तिशाली पवित्र शरीर के साथ वह आसानी से किसी भी प्रमुख शक्ति को चुन सकता था। इसके अलावा वे तुरंत पवित्र पुत्र के बराबर प्राणी बन सकते हैं। भविष्य में खेती के संसाधनों की कोई कमी नहीं है और निश्चित रूप से शीर्ष स्तरीय पावर हाउस बन जाएंगे। वे तैयार हैं। आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। हुआमिंग पहले ये ज्ञान पवित्र शरीर नहीं था। मुझे लगता है कि हुआमिंग की ये ज्ञान पवित्र शरीर को प्राप्त करने की क्षमता फैंग चेन से संबंधित हो सकती है। एल्डरमिंग ने बात की। मास्टर, क्या आप कह रहे हैं कि हुआमिंग की ये ज्ञान पवित्र शरीर को प्राप्त करने की क्षमता फैंग चेन से संबंधित है? जियो यूनटिंग चौंक गया। ये बहुत संभावना है, केवल वे ही जानते हैं कि यह सच है या नहीं। हालांकि एक बात निश्चित है, बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र के पास मौजूद संसाधन हमारी कल्पना से परे हैं। यदि आप बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र थे तो सम्राट स्तर की साधना तकनीकें, ईश्वर स्तर के दिव्य हथियार क्या थे? आप अपनी इच्छानुसार उनमें से किसी को भी चुन सकते हैं। एल्डरमिंग ने बात की। ये सच है, बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र के पास महान शक्ति है और वह कई संसाधनों का आनंद लेता है। हालांकि ये चीजें फैंग चेन के लिए बिल्कुल भी काम की नहीं थीं। जियो यूनटिंग ने सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से इससे सहमत थे। यही कारण है कि वह फैंग चेन की जगह लेना चाहता है और यूनटियन का पवित्र पुत्र बनना चाहता है। मैं कड़ी मेहनत करूंगा और एक दिन फैंग चेन को बदलने और क्लाउड हेवन पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र बनने का प्रयास करूंगा। जियो यूनटिंग ने गंभीरता से कहा। ओल्ड मास्टर मिंग ने इन शब्दों को अनगिनत बार सुना था। पहले तो वह कुछ हद तक हिल गया, लेकिन उन्हें इतनी बार सुनने के बाद वह उनके लिए सुनना हो गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरी इच्छा कभी पूरी होगी? बूढ़े आदमी मिंग ने बेबसी से आह भरी। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि पूरी तरह से ठीक होना कितना मुश्किल था। इससे एल्डरमिंग को एक विचार आया, क्या उसे जियो यूनटिंग को छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए? दूसरों पर अपनी उम्मीदें रखने की तुलना में स्वयं समाधान खोजना हमेशा बेहतर होता है। उसकी आत्मा कुछ हद तक ठीक हो गई है, हालांकि पूरी तरह से नहीं, लेकिन उसके पास अभी भी एक निश्चित स्तर की युद्ध शक्ति है और वह मुश्किल से बाहर चल सकता है। यदि कोई बाहर अवसरों की तलाश करता है तो किसी के भौतिक शरीर को फिर से आकार देना संभव हो सकता है। हालांकि यह अधिक कठिन है। ये जियो यूनटिंग पर अपनी उम्मीदें रखने से बेहतर है। आखिरकार जियो यूनटिंग विद्रोही है और बहुत विश्वासघाती भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मास्टर मिंग सुधारिया थे और उन्होंने तर्क सुनने से इनकार कर दिया, जिससे मास्टर मिंग बेहद असहाय हो गए। शायद ये निर्णय लेने का समय है। एल्डरमिंग ने खुद को यही सोचा था। पवित्र आत्मा शिखर। हुआमिंग के जाने के कुछ दिनों बाद फैंग चेन हमेशा की तरह एक कुर्सी पर लेट गया और धूप सेक गया। अच्छा शिष्य, आप वास्तव में इत्मीनान से जीवन जी रहे हैं। जब मैं खुद को बाहर की हड्डी पर काम कर रहा हूं तो आप घर पर आराम और लापरवाह हैं। तभी एक क्रोधित आवाज सुनाई दी, तुरंत फैंग चेन को जगा दिया। गुरुजी। फैंग चेन के दिल की धड़कन रुक गई और वह अपनी आंखें खोलने से खुद को नहीं रोक सका। अगले ही पल एक परी की तरह प्यारी एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला उनके सामने प्रकट हुई। दोनों इतने करीब थे कि वे लगभग एक दूसरे की सांस महसूस कर सकते थे। मास्टर, आप मेरे बहुत करीब हैं। फैंग चेन आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका और उसने अपने मालिक को ठीक अपने सामने देखा। बादल स्वर्ग के पवित्र भगवान ने इस सब को नजरअंदाज कर दिया और दोनों हाथों से फैंग चेन के गालों पर कई बार चुटकी ली। आपकी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? आपका स्वामी खुद को बाहर की हड्डी तक काम कर रहा है, लगभग अपना जीवन खो रहा है, और आपके पास अभी भी पवित्र आत्मा शिखर पर आनंद लेने का मन है। इसके अलावा आपकी छोटी बहन कहाँ गई थी? मैंने पवित्र भूमि में लोगों से सुना है कि अब आप अपनी छोटी बहन को पसंद नहीं करते हैं। वास्तव में क्या हो रहा है? यदि आप मुझे उचित स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो आप 3 महीने एकांत में बिताएंगे। फैंग चेन ने पवित्र मास्टर यूतियान को अपने गालों पर चुटकी लेने दिया और बेबसी से कहा, मास्टर, आपके सभी मामले महत्वपूर्ण हैं और मैं आपकी किसी भी चीज़ में मदद नहीं कर सकता, तो मैं क्या कर सकता हूँ? और मास्टर, मैं भी खुद का आनंद नहीं ले रहा हूँ। मैं बहुत मेहनत से खेती कर रहा हूँ। मैं पहले से ही रिटर्निंग वार्ड दायरे के 7वें स्तर पर हूँ, जो मास्टर द्वारा सौंपे गए कार्य से अधिक है। इसके अलावा मैंने अतीत में एओतियानियों को हराया था, जिससे हमारी यूनटियन पवित्र भूमि को प्रसिद्ध होने में भी मदद मिली। इसने हमारी पवित्र भूमि की प्रतिष्ठा को कम नहीं किया, बल्कि हमारी पवित्र भूमि को और अधिक प्रसिद्ध भी बना दिया। जहाँ तक मेरी छोटी बहन की बात है, उसने हमेशा मुझे एक दुश्मन के रूप में माना है और वह नहीं चाहती कि उसे कुछ भी दिया जाए। वह मुझे अनदेखा करती है। अगर मेरा दिल पत्थर का बना भी है तो भी वह टूट जाएगा। और मास्टर, आपका अलग थलग व्यवहार कहाँ चला गया है? अगर किसी को पता होता कि आप ऐसे हैं तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग चौंक जाएंगे। फैंग चेन के गुरु का नाम बाई लुयांग है।
वह अत्यंत शक्तिशाली शक्ति के साथ बादल स्वर्ग पवित्र भूमि का पवित्र प्रभु है। वह पहले ही संघ क्षेत्र में कदम रख चुका है और बाहरी लोगों से बेहद अलग है। वह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर थी और अपने शुरुआती वर्षों में लू यांग की परी के रूप में जानी जाती थी। दूसरों को यह नहीं पता है कि उसका शक्तिशाली प्रतीत होने वाला गुरु सिर्फ एक भ्रम है। शिष्य, मेरा अलगाव केवल बाहरी लोगों के लिए है, यह उन लोगों को मुझसे दूर रखने के लिए है। बाई लू यांग ने फैंग चेन को छोड़ दिया, उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई और शांति से कहा, मैंने सुना है कि आपने एक अनुयायी को लिया है जो चंद्रमा महल की पवित्र युवती भी है। आपका स्वाद वास्तव में बदल गया है। आप अब अपनी बचपन की प्रेमिका, अपनी छोटी बहन भी नहीं चाहते हैं। आप इसके बजाय मून पैलेस से एक महिला चाहते हैं। फैंग चेन की दाववादी साथी की पसंद पर उसका कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन उसने महसूस किया कि मून पैलेस की महिलाएं अंततः शुद्ध नहीं थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हुआ मेंगेंग और लिन लोवे हमेशा मतभेद में रहे हैं, एक तथ्य जो क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के सभी शिष्यों को पता है। मेंगेंग मून पैलेस के अन्य लोगों से अलग है। इसके अलावा मेंगिंग ने हमेशा मुझे पसंद किया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं हार नहीं मानूंगा। फैंग चेन ने असहाय भाव से कहा। उसने इस दिन के बारे में सोचा था जब उसने हुआ मेंगेंग की मदद स्वीकार की थी। उसे क्या अलग बनाता है? क्या मून पैलेस की सभी महिलाएं एक जैसी नहीं हैं? क्या वह अभी भी कीचड़ से बेदाग रहती है? बाई लू यांग ने फैंग चेन की ओर रुख किया और पूछा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेंगिंग वास्तव में कीचड़ से बेदाग रहता है। फैंग चेन ने बात की, मेरे शिष्य, आप पूरी तरह से निराश हैं। हुआ मेंगिंग गुस्से में थी। मैंने इस प्रशिक्षु को कई वर्षों से नहीं देखा है और उसका व्यक्तित्व काफी बदल गया है। वह पहले ऐसा नहीं था। आपकी खेती में वास्तव में बहुत सुधार हुआ है, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई है। आप वास्तव में हमारे पवित्र भूमि में प्रवेश करने के लिए अपने स्वामी द्वारा चुने जाने के योग्य हैं। बाकी सब कुछ एक तरफ रखते हुए बाई लू यांग फैंग चेन के वर्तमान साधना स्तर से बेहद संतुष्ट थी। कुछ ही वर्षों में उनकी साधना का स्तर तेजी से आगे बढ़ गया है और अब वह रिटर्निंग वर्ल्ड दायरे के 7वें स्तर पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा उन्होंने पहले प्राचीन शाही परिवार के नंबर 1 प्रतिभा यो तियान्यू को हराया था, जिसने मानव जाति के मनोबल को बहुत बढ़ाया था। गुफा नदी अमर निवास शुरू होने वाला है। इस बार आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए और प्राचीन शाही परिवार की सभी प्रतिभाओं को दबाना चाहिए। अगर हमारे पास मौका है तो हम एक भी जीवित छोड़े बिना इन सभी लोगों का वध कर देंगे और उन प्राचीन शाही परिवारों को रोने देंगे। बाई लू यांग ने अपने दांत पीस लिए और कहा। उन प्राचीन शाही परिवारों के विचार ने उसे क्रोध से भर दिया। मैं इसके साथ ठीक हूँ, लेकिन अगर मैं इन प्राचीन शाही परिवारों की सभी प्रतिभाओं को मार देता हूँ तो क्या वे प्राचीन शाही परिवार मौत से लड़ने के लिए मेरे पीछे नहीं आएंगे? वे विलक्षण लोग प्राचीन शाही परिवारों का भविष्य हैं। 1 या 2 को मारना शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम उन सभी को मार देते हैं तो वे लोग पागल हो जाएंगे। फैंग चेन ने उसे याद दिलाया, तो इसे भूल जाओ, चलो मारने के लिए 2 महत्वपूर्ण खोजें। बादल स्वर्ग के पवित्र प्रभु ने अभी अभी जो कहा वह सिर्फ एक क्रोधित विस्फोट था। अगर फैंग चेन वास्तव में ऐसा करना चाहती तो वह उसे रोक देती। आखिरकार अगर युवा पीढ़ी में से बहुत से लोग मर जाते हैं तो प्राचीन शाही परिवार वास्तव में पागल हो जाएगा। प्रतिभाओं की युवा पीढ़ी उनका भविष्य है। यदि युवा पीढ़ी सभी मर जाती तो पूरे प्राचीन शाही परिवार का कोई भविष्य नहीं होता। क्या वे लोग पागल नहीं होंगे? वैसे आपको कैसे पता चला कि आपकी छोटी बहन आपको दुश्मन के रूप में देखती है? बादल स्वर्ग के पवित्र भगवान ने भौहें चढ़ा दी। उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था क्योंकि लिन लोवेई को अंदर ले जाने के बाद वह अक्सर पवित्र भूमि में नहीं थी। वास्तव में यह एक दुर्घटना थी। मैंने एक बार उसे लिन परिवार में बचाया था। मेरी छोटी बहन को कुछ मानसिक समस्याएं हैं। वह मुझे अपना दुश्मन मानती है और मुझसे बदला लेने के अवसरों की तलाश में रहती है। आप मास्टर के बारे में बात कर रहे हैं, मैं उनसे कैसे नहीं बच सकता? अगर यह आप होते तो क्या आप नहीं भागते? फैंग चेन ने असहाय भाव से कहा। बेशक मैं नहीं भागूंगा, मैं क्यों भागूंगा? बस पलटवार करें और उन्हें मार डालो। बादल स्वर्ग के पवित्र भगवान ने उदासीनता से कहा। फैंग चेन एक पल के लिए अचंभित रह गया, फिर अपने मालिक को अंगूठा दे दिया। मास्टर, आप अभी भी मेरे गुरु हैं, हमेशा की तरह निर्दयी हैं। अगर मेरी छोटी बहन को यह सब पता होता तो उसका दिल कितना टूट जाता। बादल स्वर्ग के पवित्र प्रभु ने सूंघा और कहा, यह कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से आप नहीं कर सकते। शायद ये दोहरे मापदंड की तरह लगता है, लेकिन ये जीवन है। आप भविष्य में समझेंगे। ये सुनकर फैंग चेन चुप हो गया। कभी कभी वह खुद भी अपने गुरु को नहीं समझ पाता था, जिसका व्यक्तित्व बेहद सनकी था और वह कुछ हद तक बेशर्म था। संक्षेप में, एक मास्टर होना बहुत ही रोचक और बेहद अजीब दोनों है। मास्टर, मुझे अक्सर आश्चर्य होता है कि अगर उन्हें पता चल जाए कि आप ऐसे हैं तो दुनिया को कैसा लगेगा? फैंग चेन ने कहा। ये सुनकर बादल स्वर्ग के पवित्र गुरु ने फैंग चेन की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, मुझे शुरू से ही यह स्पष्ट कर देना चाहिए, यदि आप उस छवि को बर्बाद कर देते हैं जिसे मैंने हजारों वर्षों से बनाए रखा है तो मैं आपको माफ नहीं करूंगा। तब तक आपकी स्थिति निश्चित रूप से 3 महीने के लिए दीवार का सामना करने जितनी सरल नहीं होगी। जैसे ही उसने ये कहा, बादल स्वर्ग के पवित्र भगवान अपनी मुठ्ठियां रगड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई कदम उठाना चाहता हो। मास्टर, चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। क्या आप इस बार आंटी ली हन्यू को उसके शरीर पर अभिशाप से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए वापस आए थे? फैंग चेन ने गंभीर भाव से पूछा। ली हन्यू, कोल्ड मून की तलवार अमर और बाई लू यांग समकालीन और अविभाज्य थे। फैंग चेन की नज़र में दोनों एक जोड़े की तरह लग रहे थे। आपको कैसे पता चला? बाई लू यांग की मुस्कान फीकी पड़ गई, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने फैंग चेन को कुछ आश्चर्य से देखा। बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते, यहाँ तक कि ली हन्यू भी नहीं। मास्टर, क्या आप भूल गए हैं? आपका शिष्य समय और स्थान के महान दाव में कुशल है और समय और स्थान की लंबी नदी से भविष्य का एक निशान देख सकता है। फैंग चेन ने जानबूझकर गहरे स्वर में कहा। कृपया एक इंसान की तरह बोलें। मास्टर, बाई लू यांग ने फैंग चेन की ओर देखा और चिढ़कर कहा। मास्टर, मैं आपको अभी नहीं बता सकता। मैंने किसी के साथ समझौता किया और जहरीली शपथ ली। अगर तुम किसी को बताओगे तो तुम्हारा शिष्य अचानक मर जाएगा। इसके अलावा मुझे पता है कि यह एक दुश्मन की साजिश है। उन्होंने जानबूझकर आपको और आपके अंकल ली हन्यू को लुभाने के लिए ये जानकारी जारी की।
मैं ये भी जानता हूँ कि हमारी पवित्र भूमि के भीतर एक गद्दार है। फैंग चेन ने गंभीर भाव से कहा, यह क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के भविष्य के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा फैंग चेन ली हन्यू और उसके गुरु बाई लुयांग को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। हमारी बादल स्वर्ग पवित्र भूमि के भीतर वास्तव में गद्दार कौन है? बाई लुयांग की अभिव्यक्ति अचानक काली हो गई और उससे एक जानलेवा इरादा निकला। 10वां बड़ा और 14वां बुजुर्ग। फैंग चेन ने 2 व्यक्तियों के नाम बताए और जारी रखा, ये दोनों व्यक्ति पहले ही स्वर्गीय दानव संप्रदाय के साथ सांठगांठ कर चुके हैं। इनके अलावा प्राचीन शांगगुआन परिवार भी है। यदि आप और मार्शल आंटी ली हन्यू इस बार वहां जाते हैं तो आप पर अनिवार्य रूप से स्वर्गीय दानव संप्रदाय, दानव सर्प कबीले, प्राचीन शांगगुआन परिवार और स्वर्गीय दानव क्षेत्र की संयुक्त ताकतों द्वारा हमला किया जाएगा। 4 प्रमुख ताकतों के ऐसे शक्तिशाली विशेषज्ञों का सामना करते हुए साथ ही हमारे बादल स्वर्ग पवित्र भूमि के भीतर गद्दार। मास्टर, आपकी जीत की संभावना क्या है? फैंग चेन ने यूनटियन के पवित्र भगवान बाई लुयांग और ली हन्यू को देखा जो उनके बगल में दिखाई दिए और पूछा। उनकी बातचीत सुनने के बाद ली हन्यू पहले ही शून्य से गायब हो चुका था। मैं पहले उन दोनों को मारूंगा। ली हन्यू ने निर्णायक रूप से काम किया। क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के भीतर 2 गद्दारों के बारे में जानने के बाद वह तुरंत उन्हें खत्म करना चाहती थी। 1 मिनट रुको, अभी के लिए इन 2 लोगों को मत छुओ। बाई लुयांग ने ली हन्यू को रोका और कहा, अगर हम अभी इन दोनों को मार देते हैं तो हम दुश्मन को सतर्क कर देंगे। हमें इन दोनों से छुटकारा पाने के लिए एक उपयुक्त अवसर खोजने की जरूरत है। ये सुनकर ली हन्यू रुक गई और बाई लुयांग के बगल में खड़ी हो गई। हालांकि उसके शरीर से निकलने वाले जानलेवा इरादे ने बहुत कुछ कहा। ली हन्यू चाहती थी कि वह अभी 2 गद्दारों को मार सके। मेरे शिष्य, अब जब आपने इसे उठाया है तो आपके पास पहले से ही एक समाधान होना चाहिए। बादल स्वर्ग के पवित्र भगवान ने फैंग चेन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आपको क्या लगता है कि इस मामले को संभालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वह अपने प्रशिक्षु को अच्छी तरह से जानती है। एक बार जब वह बोलती है तो उसने एक फुल प्रूफ योजना के बारे में सोचा होगा, अन्यथा वह इतनी आसानी से कभी नहीं बोलती। हम खरगोश के हमारे जाल में फंसने का इंतजार करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? वर्तमान स्थिति ऐसा लग सकता है कि हम प्रकाश में हैं, लेकिन वास्तव में हम अंधेरे में हैं। अगर हम कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ सेना में शामिल हो जाते हैं तो हम उन सभी को यहाँ रख सकते हैं। उन सभी लोगों को दबाने के लिए अपने साथ 5 या 6 संत स्तर के दिव्य हथियार लाना सबसे अच्छा होगा। फैंग चेन ने उत्साह से कहा। यह सुनकर बाई लुयांग ने थोड़ा भौहें सिकोड़ ली। 5 या 6 संत स्तर के दिव्य हथियार भी हैं? क्या आपको लगता है कि संत स्तर के दिव्य हथियार हर जगह हैं और उन्हें ढूंढना इतना आसान है? मास्टर, आपको एक संत स्तरीय दिव्य हथियार तैयार करना होगा। अचानक फैंग चेन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने गंभीरता से कहा, ये 4 प्रमुख ताकतें इस बार असामान्य हैं, विशेष रूप से स्वर्गीय दानव क्षेत्र जिसे स्वर्गीय राक्षसों द्वारा पूरी तरह से पुनर्जीवित किया गया है। उनके पास महान दाव से संबंध तोड़ने की क्षमता है। यदि आप इसके भीतर फंस गए हैं तो आप बाहरी दुनिया से संपर्क करने में असमर्थ होंगे। संत स्तर के दिव्य हथियार को बुलाने की तो बात ही छोड़ दें। मेरे गुरु शायद मुझसे बेहतर जानते हैं कि स्वर्गीय दानव क्षेत्र कितना शक्तिशाली है। स्वर्गीय दानव क्षेत्र में संत स्तर के दिव्य हथियारों की कभी कमी नहीं होती है। यदि आपके पास उनसे लड़ने के लिए संत स्तर के दिव्य हथियार नहीं है तो आपके पास कितने भी मजबूत लोग क्यों न हो, आप अंततः उनसे निपटने में असमर्थ होंगे। हालांकि कथानक के इस हिस्से का मूल कार्य में विस्तार से वर्णन नहीं किया गया है, फैंग चेन बाद की कुछ घटनाओं से इसका अनुमान लगा सकते हैं और उनकी योजना जान सकते हैं। स्वर्गीय दानव महान दाव से संबंध तोड़ने में सक्षम था। यूतियान सेंट लॉर्ड बाई लुयांग और अन्य लोगों को अंदर सील करने के लिए एक विशेष गठन का उपयोग करके उन्हें बाहरी दुनिया से संपर्क करने से रोक दिया। दिव्य हथियारों की मदद और कई शक्तिशाली व्यक्तियों के संयुक्त प्रयासों से भले ही बाई लुयांग और उसका समूह अविश्वसनीय रूप से मजबूत हो, अंततः उनकी संख्या अधिक हो जाएगी। इसके अलावा विरोधी पक्ष कई वर्षों से इस ऑपरेशन की योजना बना रहा था, जिसमें कई शक्तिशाली व्यक्तियों और संत स्तर के दिव्य हथियारों को तैनात किया गया था। यदि मास्टर उन्हें कम आंकना जारी रखता है और पर्याप्त संत स्तर के दिव्य हथियार नहीं लाता है तो मूल कहानी की त्रासदी खुद को दोहराएगी। जवाब में फैंग चेन ने अपने मालिक को याद दिलाने के लिए खुद को उजागर करने में संकोच नहीं किया। आपको इन चीजों का पता कैसे चला? बाई लुयांग ने भौहें चढ़ा दी। यहाँ तक कि बादल स्वर्ग पवित्र भूमि को भी कोई खबर नहीं मिली थी तो उसके शिष्य को कैसे पता चला? और ये तथ्य कि वह इसके बारे में इतना कुछ जानता था बाई लुयांग को संदेह से भर दिया। क्या तुमने खुद को बेच दिया? बाई लुयांग ने फैंग चेन को ऊपर से नीचे तक देखा और सिर हिलाते हुए कहा, बाकी सब कुछ एक तरफ रखते हुए आपकी सुंदर उपस्थिति वास्तव में कुछ पुराने कोहरे का ध्यान आकर्षित कर सकती है। फैंग चेन का चेहरा काला पड़ गया और उसने चिढ़कर कहा, मैं तुम्हारे साथ गंभीर हूँ। उसका मालिक हर तरह से परिपूर्ण था, जिसमें कोई दोष नहीं था सिवाय इसके कि वह कुछ हद तक चालाक और षड्यंत्रकारी था, जो उसकी आश्चर्यजनक रूप से सुंदर उपस्थिति के साथ पूरी तरह से विपरीत था। बेशक केवल उसके करीबी दोस्त और परिवार ही यह जानते थे, यहाँ तक कि क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के बुजुर्ग भी अनजान थे। ठीक है, मैं समझता हूँ। बादल स्वर्ग के पवित्र भगवान ने अपना हाथ लहराया। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। चूंकि उन लोगों ने हम पर हमला करने की हिम्मत की, इसलिए उन्हें दोहरा नुकसान होने दें। विशेष रूप से शांगगुआन परिवार एक प्रमुख मानव शक्ति के रूप में उन्होंने वास्तव में दानव जाति और तियानई दानव क्षेत्र के साथ मिलीभगत की। वे मरने के लायक हैं। इस बार शांगगुआन परिवार को खत्म किया जाना चाहिए। और वह सांप कबीला, हमने उन्हें पहले भी छोड़ दिया था, लेकिन वे बिल्कुल भी आभारी नहीं हैं। यहाँ तक कि वे हमारी क्लाउड हेवन पवित्र भूमि से निपटने के लिए अन्य बलों के साथ सेना में शामिल हो गए। इस बार हम राक्षस कबीले को मुंह नहीं देंगे। बाई लुयांग का स्वर बर्फीला था और उसका पूरा शरीर हत्या के इरादे से भरा हुआ था। दूसरा पक्ष बहुत अच्छी तरह से तैयार है, उनके खिलाफ कदम उठाना ही काफी नहीं है। मास्टर, आपको अन्य ताकतों, यहाँ तक कि दानव जाति के साथ भी एकजुट होने की जरूरत है। मैंने पहले ही आपके लिए उम्मीदवार चुन लिया है, प्राचीन फीनिक्स कबीला। फीनिक्स कबीले के वर्तमान कुलपति महान प्रतिभा और महत्वाकांक्षा के व्यक्ति हैं, जो राक्षसों के बीच नंबर 1 शक्ति के रूप में ड्रैगन कबीले को बदलने के लिए दृढ़ हैं और त्यानिक्सुआन क्षेत्र में नंबर 1 शक्ति बनने के लिए भी दृढ़ हैं। फीनिक्स कबीले के कुलपति के रूप में वह बहुत महत्वाकांक्षी और बेहद सक्षम हैं।
यदि आप उसके साथ सेना में शामिल होते हैं तो वह संभवतः सहमत हो जाएगा। आपको बस इतना करना है कि सर्प कबीले को कार्रवाई करने दें। यह एक बेकाबू चाकू है जिसमें अपार शक्ति है। ये दूसरों को घायल कर सकता है लेकिन उपयोगकर्ता को नुकसान भी पहुंचा सकता है। हालांकि इस बार इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे ही फैंग चेन ने बोलना समाप्त किया, बादल स्वर्ग के पवित्र भगवान ने कहा, फीनिक्स कबीले और सर्प कबीले के बीच हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। क्या उसके साथ सेना में शामिल होना परेशानी पैदा करने जैसा नहीं होगा? क्या ये हमारी योजनाओं को उजागर नहीं करेगा? दानव जाति भी एक अखंड इकाई नहीं थी और प्राचीन शाही परिवारों के बीच भी यही सच था। उनके बीच आंतरिक संघर्ष भी हैं, लेकिन वे उन्हें सार्वजनिक नहीं करते हैं। सांप कबीला और फीनिक्स कबीला ही एक बहुत अच्छे रिश्ते वाले हैं, लगभग स्तन मित्रों की तरह, एक ऐसा रिश्ता जो सैकड़ों वर्षों तक चला है। सर्प कबीला विशेष रूप से हमेशा फीनिक्स कबीले का अनुचर रहा है, एक तथ्य जो तियानिक्सुआन क्षेत्र में कई ताकतों के लिए जाना जाता है। इसलिए फैंग चेन के सुझाव को सुनने के बाद बाई लुयांग के पास तुरंत सवाल थे। हम दुश्मन को सचेत नहीं करने पर सहमत हुए, तो यह क्या है अगर उन्हें सचेत नहीं किया जाता है? उन्होंने अपनी योजनाओं को लगभग पूरी तरह से दानव जाति के सामने उजागर कर दिया। मुझे ये भी लगता है कि सांप कबीले के साथ उनके संबंधों को देखते हुए फीनिक्स कबीले के साथ सेना में शामिल होना अनुचित है। उनके साथ सेना में शामिल होकर हम अनिवार्य रूप से दूसरों को अपनी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। ली हन्यू ने भी बात की। ये केवल सतह पर है। फीनिक्स कबीले और सांप कबीले अब अपूरणीय हैं। 600 साल पहले फीनिक्स कबीले में एक त्रासदी हुई थी जिसमें फीनिक्स कबीले के पवित्र पुत्र और कई संत क्षेत्र विशेषज्ञ मारे गए थे। मुझे लगता है कि मास्टर और अंकल मास्टर दोनों इस बारे में जानते हैं। फैंग चेन के चेहरे पर एक सार्थक मुस्कान दिखाई दी। शिष्य, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपको ये भी पता चलेगा। ऐसा लगता है कि आप काफी कुछ जानते हैं। इस मामले को फीनिक्स कबीले का रहस्य माना जाता है। फीनिक्स कबीले के पवित्र पुत्र और संत क्षेत्र के विशेषज्ञ क्रमिक रूप से स्वर्गीय दानव क्षेत्र के पास नष्ट हो गए हैं। अफवाह यह है कि स्वर्गीय दानव क्षेत्र का स्वर्गीय दानव इसके पीछे था। आपका कहना है कि यह मामला सर्प कबीले से संबंधित है? बाई लुयांग को तुरंत एहसास हुआ कि क्या हो रहा था और उसने फैंग चेन को आश्चर्य से भरे चेहरे से देखा। हालांकि ऐसा नहीं है, फैंग चेन ने गहरी और गूढ़ अभिव्यक्ति के साथ कहा। जल्दी से बोलो या मैं तुम्हें पीटूंगा और इसे एक छवि पत्थर के साथ रिकॉर्ड करूंगा और इसे फैला दूंगा। बाई लुयांग का चेहरा काला पड़ गया और उसने जमकर कहा, इस आदमी ने वास्तव में एक विद्रोही लकीर विकसित की है और यहाँ तक कि मेरी रुचि को भी बढ़ा दिया है। ये वास्तव में पिटाई के लिए कह रहा है। यह फैंग चेन हल्के से खांसता है, उसका चेहरा लाचारी से भरा होता है और थोड़ा शर्मिंदा होता है। अन्य लोग निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन उसका मालिक वास्तव में ऐसा करने में सक्षम था। हालांकि फैंग चेन को इन बातों की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन अनगिनत लोग इस मामले का उपहास कैसे करेंगे ये सोचकर वह अवाक रह गया। ये बिल्कुल अपमानजनक है। यह एक अजगर है। ड्रैगन कबीले ने ये सब करवाया। सर्प कबीला केवल एक साथी था। उन्होंने हर चीज के लिए स्वर्गीय दानव क्षेत्र को तैयार किया। उनके तरीके बेहद गुप्त और अच्छी तरह से छिपे हुए थे, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि फीनिक्स कबीले को इसके बारे में पहले से ही पता था। लेकिन फीनिक्स कबीले ने तुरंत बदला लेने का विकल्प नहीं चुना, इसके बजाय उन्होंने इसे सहन किया। फैंग चेन ने कहा, फीनिक्स कबीला एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है, ड्रैगन कबीले को पूरी तरह से दबाने का अवसर। ये कहा जाना चाहिए कि फीनिक्स कबीले के कुलपति असाधारण हैं, वह इस मामले को सहन करने में सक्षम था। ये सुनकर बादल स्वर्ग के पवित्र प्रभु बाई लुयांग ने कहा, मुझे याद है कि उस घटना में पिछला पवित्र पुत्र भी मर गया था और यह उसका वंशज था। अपने बेटे को मारने की नफरत को सहन करने में सक्षम होने के लिए यह आदमी वास्तव में कुछ और है। लेकिन उसे क्या लगता है कि फीनिक्स कबीला ड्रैगन कबीले को हरा सकता है? ड्रैगन कबीला कई वर्षों से दानव कबीले के प्राचीन शाही परिवार का मुखिया रहा है और लंबे समय से समृद्ध रहा है। आप इसे पहले नहीं कर सकते थे और भविष्य में यह आपके लिए और भी कठिन होगा। फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए समझाया, ऐसा इसलिए है क्योंकि ड्रैगन कबीला वह नहीं है जो पहले हुआ करता था। हालांकि ड्रैगन कबीला समृद्ध लगता है, लेकिन यह वास्तव में एक पीढ़ीगत अंतर का सामना कर रहा है। युवा पीढ़ी फीनिक्स कबीले से बहुत कम है और मजबूत व्यक्तियों की पुरानी पीढ़ी एक के बाद एक गिर गई है। मास्टर, क्या आपने ध्यान नहीं दिया है कि पिछले हजारों वर्षों में ड्रैगन कबीला तेजी से रहस्यमय हो गया है, जिसमें बहुत कम ड्रैगन कबीले के शिष्य बाहर निकल रहे हैं? इसके अलावा जब मानव जाति की पवित्र भूमि और संप्रदायों ने हजारों वर्षों तक प्राचीन शाही परिवारों को बहा दिया, तो क्या ड्रैगन जाति आगे बढ़ सकती है? अगर यह अतीत में होता तो क्या आपको लगता है कि ड्रैगन खड़े होते और कुछ नहीं करते? आपको क्या लगता है कि ड्रैगन ऐसे क्यों हैं? अगर वे वास्तव में आश्वस्त होते तो क्या वे ऐसा होने को बर्दाश्त करते? फैंग चेन ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। फैंग चेन ने ये बातें बाद में ही सीखी। मूल कार्य में ड्रैगन रेस को बहुत शक्तिशाली बताया गया था। दुनिया में नंबर 1 शक्ति क्या है, स्वर्गीय गहन क्षेत्र में सबसे मजबूत प्रतिभा क्या है, ये बाद में नहीं था कि मुझे पता चला कि पूरे ड्रैगन कबीले ने लंबे समय से अस्वीकार कर दिया था। उनके पास कई शक्तिशाली व्यक्ति हैं, लेकिन वे सभी अपने जीवन के अंत के करीब हैं और केवल अपनी दिव्य शक्ति को सील कर सकते हैं, जिसका उपयोग वे केवल तभी करेंगे जब किसी बड़ी घटना का सामना करना पड़ेगा। दिव्य शक्ति का उपयोग करना उस पर एक बहुत बड़ा नाली है। एक बार जब ये ज्ञात हो जाता है कि विभिन्न ताकतें ड्रैगन कबीले को निशाना बनाएंगी, तो ड्रैगन कबीले की नींव कितनी भी गहरी क्यों न हो, अंततः ये समाप्त हो जाएगा। इसलिए ड्रैगन जाति बाहरी दुनिया में उद्यम करने की हिम्मत नहीं करती है, क्योंकि कम और कम शक्तिशाली व्यक्ति हैं जो खुद को दिखा सकते हैं और उनकी ताकत भी कमजोर और कमजोर होती जा रही है। यदि इसका पता लगाया जाए तो इसका पूरी ड्रैगन जाति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आप जो कहते हैं वह कुछ समझ में आता है। हालांकि पिछले 10,000 वर्षों में ड्रैगन कबीले ने अभी भी कुछ शीर्ष प्रतिभाओं का उत्पादन किया है, जैसे कि वर्तमान पीढ़ी के ड्रैगन कबीले पवित्र पुत्र। एक पल के लिए सोचने के बाद बादल स्वर्ग के पवित्र भगवान बाई लुयांग को एहसास हुआ कि ड्रैगन कबीला वास्तव में वर्षों से तेजी से रहस्यमय हो गया था। विशेष रूप से यह अजीब है कि क्लाउड हेवन होली लैंड, जो 7,000 से अधिक वर्षों से दानव जाति में बह गई है, ने दानव जाति के बीच नंबर 1 शक्ति होने के बावजूद बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। यदि ड्रैगन इस रवैये को जारी रखते हैं तो कहने के लिए और कुछ नहीं है। लेकिन वास्तव में ड्रैगन ऐसे नहीं होते हैं।
दसियों हजार साल पहले जब भी मानव जाति ने दानव जाति पर हमला किया तो ड्रैगन जाति अनिवार्य रूप से अपनी ताकत और हैसियत का प्रदर्शन करने के लिए आगे बढ़ती। हाल के वर्षों में मानव जाति और दानव जाति के बीच संघर्ष उत्पन्न हुए हैं और ड्रैगन जाति कभी नहीं देखी गई है। ये सब सोचकर बाय लुयांग स्वाभाविक रूप से समझ गई, ड्रैगन रेस के लिए ये काफ़ी असामान्य है। पिछले 10,000 वर्षों से ड्रैगन जाति की उपस्थिति वास्तव में बेहद कम रही है। हाल के वर्षों में तियानिक्सुआन क्षेत्र अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा है। हालांकि विभिन्न बलों के बीच घर्षण हुए हैं, लेकिन वे केवल मामूली रहे हैं। इसके अलावा ड्रैगन जाति ने लंबे वर्षों में जो प्रतिष्ठा अर्जित की है उसने ऐसा बना दिया है कि कोई भी बड़ी शक्ति उन्हें अपमानित करने की हिम्मत न करे। ड्रैगन शायद ही कभी बाहरी दुनिया में उद्यम करते हैं और कम प्रोफाइल रखते हैं, इसलिए कोई भी अपनी ताकत का परीक्षण करने की हिम्मत नहीं करता है और स्वाभाविक रूप से यह नहीं जानता कि उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। यहाँ तक कि बादल स्वर्ग के पवित्र भगवान ने भी पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब जब उसने फैंग चेन की आवाज़ सुनी तो उसे समस्या का एहसास हुआ। ड्रैगन कबीले के पवित्र पुत्र पूरी तरह से महत्वहीन हैं। इसके अलावा ड्रैगन कबीले ने पिछले हजारों वर्षों में कई पवित्र पुत्रों को जन्म दिया है, लेकिन क्या आपने कभी उनमें से किसी को भी वास्तव में शीर्ष स्तरीय पावर हाउस बनते देखा है? फैंग चेन ने उपहास किया। एओ तियान्यू ने ड्रैगन कबीले के पवित्र पुत्र को कई बार द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी है, लेकिन आपने कभी ड्रैगन कबीले के पवित्र पुत्र को चुनौती स्वीकार करते हुए कब देखा है? मास्टर, क्या आपको यह अजीब नहीं लगता? ड्रैगन के अतृप्त स्वभाव को देखते हुए अगर ऐसा पहले हुआ होता तो वे निश्चित रूप से हम पर कूद पड़ते। अगर वह एक साधारण कौतुक होता तो वह अपनी दूरी बनाए रख सकता था और खुद को नहीं दिखा सकता था। लेकिन क्या एओ तियान्यू एक साधारण कौतुक है? अगर उसके पास एओ तियान्यू को हराने की ताकत है तो वह इन परिस्थितियों में खुद को कैसे नहीं दिखा सकता है? यह उसके लिए अपनी ताकत साबित करने और फीनिक्स कबीले के खिलाफ झटका देने का सबसे अच्छा अवसर है। ऐसा नहीं होने का कारण यह है कि हम पर्याप्त आश्वस्त नहीं थे। फैंग चेन की निगाहें गहरी थीं क्योंकि उन्होंने जारी रखा, वे शानराव तियान्यू का सामना करने की हिम्मत नहीं करते हैं क्योंकि अगर वे खुद को दिखाते हैं तो उनका झूठ उजागर हो जाएगा। इसके अलावा ड्रैगन कबीला अपनी प्रतिष्ठा के बारे में बहुत चिंतित है और वे अपना चेहरा खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए वे केवल बाहरी दुनिया को बता सकते हैं कि ड्रैगन कबीले का पवित्र पुत्र एकांत में है। फैंग चेन ड्रैगन कबीले के पतन और बाहरी दुनिया के लिए पैदा किए गए भ्रम से बेहद स्तब्ध थे, क्योंकि ड्रैगन जाति को शुरू में बेहद शक्तिशाली के रूप में चित्रित किया गया था। विशेष रूप से ड्रैगन कबीले के तथाकथित पवित्र पुत्र को तियानिक्सुआन क्षेत्र में सबसे मजबूत प्रतिभा के रूप में चित्रित किया गया था। कौन जानता था कि यह सब एक भ्रम था, सिर्फ एक मुखौटा था, और यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ये फीनिक्स कबीले के कारण भी है। उन्होंने ड्रैगन कबीले में बदलाव देखा है, लेकिन वे पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं। हालांकि उन्हें अब इसे अंतिम रूप देने के करीब होना चाहिए और फिर ड्रैगन की वास्तविक प्रकृति को उजागर करने के लिए संबंधित योजना को निष्पादित करेंगे। वे ड्रैगन रेस को बदलने के लिए भी तैयार हो सकते हैं और साथ ही जब भी उन्हें मौका मिले वे ड्रैगन रेस को नष्ट करना चाहते हैं। सर्प कबीले ने फीनिक्स कबीले को धोखा दिया है और ड्रैगन कबीले में शामिल हो गया है। अगर हम फीनिक्स कबीले को सर्प कबीले पर हमला करने का मौका देते हैं तो वे निश्चित रूप से मना नहीं करेंगे। फैंग चेन ने बात की। ली हन्यू और बाय लुयांग युनटियन के पवित्र भगवान गहरे विचार में पड़ गए। इन खबरों का उनके दिमाग पर बहुत बड़ा असर पड़ा। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ड्रैगन जाति, जो सैकड़ों हजारों वर्षों तक चली आ रही थी, अब कम हो गई है। इसके अलावा सर्प कबीले ने फीनिक्स कबीले को धोखा दिया और ड्रैगन कबीले में शामिल हो गए। अगर यह खबर सामने आती है तो यह शायद तियानिक्सुआन क्षेत्र को हिला देगी। बाय लुयांग ने सदमे में पूछा, लेकिन अगर यह खबर सामने आ गई तो किस प्रमुख शक्ति को सबसे ज्यादा नुकसान होगा? स्वाभाविक रूप से ये स्नो कबीला है। फैंग चेन और ली हन्यू ने एक स्वर में कहा। हिम कबीला ड्रैगन कबीले पर निर्भर है, इसलिए यदि ड्रैगन कबीले के पतन की खबर सामने आती है तो ये स्वाभाविक रूप से उनके लिए सबसे बड़ा झटका होगा। अन्य ताकतें ड्रैगन कबीले से डरती हैं और हिम कबीले पर हमला करने की हिम्मत नहीं करती हैं। हालांकि अगर उन्हें पता होता कि स्नो कबीले का समर्थक गिर गया है तो वे निश्चित रूप से स्नो कबीले पर हमला करेंगे। मैं वास्तव में इस खबर के बाहर आने का इंतजार कर रहा हूँ। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि हिम कबीला कितना दुखी है। उन्होंने कहा, लेकिन अब इस बारे में बात करने का समय नहीं है। अब जब आपको ऐसा कोई साथी मिल गया है तो क्या आपके पास कोई अन्य योजना है? लेकिन आपके आत्मविश्वास से भरे व्यवहार को देखते हुए आपके पास अन्य योजनाएं होनी चाहिए, है ना? बाय लुयांग ने मुस्कुराते हुए कहा। वह तेजी से फैंग चेन की अगली योजना का इंतजार कर रही थी। कई वर्षों तक वापस नहीं लौटने के बाद उसका शिष्य काफी परिपक्व हो गया था और उसे कई आश्चर्य दिलाए। बेशक एक और है। दूसरा सहायक किन राजवंश है। यदि आप किन राजवंश के सम्राट किन से बात करते हैं तो वह निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा। फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। आप किन राजवंश के किन सम्राट के साथ कब जुड़े? बाय लुयांग ने कुछ आश्चर्य के साथ पूछा। वह जानती थी कि फैंग चेन और किन लिंगलोंग कुछ समय से प्रशिक्षण ले रहे थे और किन राजवंश के साथ उनके अच्छे संबंध थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हम किन राजवंश से मदद मांग सकते हैं, विशेष रूप से ऐसे महत्वपूर्ण मामले के लिए जिसके लिए शाही स्तर के दिव्य हथियार के उपयोग की आवश्यकता होती है। आपको बस सम्राट किन को यह बताने की जरूरत है कि स्वर्गीय दानव क्षेत्र में महान किन राजवंश के अभिशाप को तोड़ने का एक तरीका है। अगर हम साथ नहीं मिलते हैं तो भी वह आपकी मदद करेगा। किन राजवंश का अभिशाप कई वर्षों से किन शाही परिवार का अनुसरण करता रहा है और हमेशा उनका सबसे परेशानी भरा मुद्दा रहा है। यदि यह अभिशाप नहीं होता तो महान किन राजवंश शायद पहले ही पूरी केंद्रीय दिव्य भूमि में बह गया होता और इसकी स्थिति हमारी क्लाउड हेवन पवित्र भूमि से कम नहीं होती। फैंग चेन धीरे से बोला। किन राजवंश बेहद समृद्ध था, लेकिन अगर प्रत्येक पीढ़ी में आधे लोग नष्ट हो गए, जो लोग गिर गए हैं उनमें कई असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। यदि ये सभी लोग जीवित होते तो किन राजवंश और भी मजबूत होता। दुर्भाग्य से इस अभिशाप के कारण किन राजवंश का सत्ता का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। मेरे शिष्य, आप भी महान किन राजवंश के अभिशाप के बारे में जानते हैं। ऐसा लगता है कि आप काफी कुछ जानते हैं। बाय लुयांग ने आश्चर्यचकित नजर से पूछा। किन राजवंश का अभिशाप बेहद गुप्त था और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे, यहाँ तक कि उसे भी दुर्घटना से इसके बारे में पता चला।
बेशक मुझे ये भी पता है कि यह अभिशाप कहाँ से आया और इसे कैसे तोड़ना है। हालांकि हम इसे अभी नहीं कह सकते, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये बुरा होगा। आइए अभी के लिए किन राजवंश को एकजुट करें और फिर उन्हें बताएं कि बाद में अभिशाप को कैसे तोड़ना है। इसके अलावा यह अवसर हमें किन राजवंश से दोस्ती करने की भी अनुमति देता है, इसलिए यह वास्तव में सर्वोत्तम संभव परिणाम है। फैंग चेन धीरे से बोला। ये सुनकर बाय लुयांग उत्साहित हो गई। उसके शिष्य ने उसे बहुत सारे आश्चर्य दिए थे और वह फैंग चेन की अगली योजनाओं को जानने के लिए उत्सुक था। 4 प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों के बावजूद और अब जब 2 प्रमुख शक्तियां सेना में शामिल हो गई हैं तो यह अभी भी कुछ हद तक कमी महसूस करता है। शिष्य, क्या कोई अन्य बल है जिसके साथ हम सेना में शामिल हो सकते हैं? बाय लुयांग ने फैंग चेन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। अपने मालिक को इस तरह देखकर फैंग चेन ने बेबसी से कहा, मास्टर, क्या आप स्वयं इसके बारे में नहीं सोच सकते? आप हमेशा मुझसे क्यों पूछते हैं? आपने इस समय 9 सूर्य पवित्र भूमि के बारे में क्यों नहीं सोचा? यह एक शक्तिशाली शक्ति है जो पीढ़ियों से हमारी यूनियन पवित्र भूमि के साथ अच्छे संबंध में है। इस लड़ाई के बाद हमें निश्चित रूप से बहुत कुछ हासिल होगा। हमें अपने अच्छे भाई जियांग पवित्र भूमि को नहीं भूलना चाहिए। यहाँ तक कि अगर हम मांस खाते हैं तो हमें कम से कम उन्हें सूप का एक घूंट लेना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता? 9 सन्स होली लैंड और क्लाउड हेवन होली लैंड पीढ़ियों से दोस्ताना शर्तों पर हैं, एक दोस्ती जो लाखों वर्षों से चली आ रही है और कभी बाधित नहीं हुई है। लंबे वर्षों के दौरान दोनों पवित्र भूमि ने एक दूसरे की मदद की है और कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं दिया है। 7000 से अधिक साल पहले जब क्लाउड हेवन पवित्र भूमि ने दानव जाति को बहा लिया था तो 9 सूर्य पवित्र भूमि भी प्रतिक्रिया देने वाली पहली व्यक्ति थी। बेशक 9 सूर्य पवित्र भूमि को भी उस मामले से बहुत कुछ मिला। मूल उपन्यास में 9 सन्स होली लैंड भी इसी तरह की स्थिति में थी, लेकिन इसका भाग्य दुखद था क्योंकि नौयान पवित्र भूमि ने फैंग चेन को अपने पवित्र पुत्र के रूप में मान्यता दी, लेकिन जियो युनटिंग ने बाद में फैंग चेन को नए पवित्र पुत्र के रूप में बदल दिया। नौयान पवित्र भूमि ने उसे बिल्कुल भी नहीं पहचाना। अंत में जियो युनटिंग ने नौयान पवित्र भूमि को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मेरे शिष्य, मैं कैसे नहीं जान सकता? मैं केवल आपका परीक्षण करना चाहता था और मुझे कहना होगा, आपने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब मैं आपको पवित्र प्रभु का पद सौंपने के लिए निश्चिंत हो सकता हूँ। बाय लुयांग ने मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर, नहीं नहीं नहीं, मैं पवित्र भगवान के इस पद पर नहीं बैठ सकता। मैं अभी भी बहुत छोटा हूँ। मैं मानवीय रिश्तों को नहीं समझता या मेरे पास कोई कौशल नहीं है। अगर मैं यूनियन पवित्र भूमि का पवित्र भगवान बन जाता तो मैं निश्चित रूप से भविष्य में पवित्र भूमि का पतन करूंगा। फैंग चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसका मालिक क्या सोच रहा था। उसे एक प्रशिक्षु के रूप में लेने के कुछ ही समय बाद वह अक्सर खुद से शिकायत करता था कि वह अभी तक बड़ा क्यों नहीं हुआ है। अगर मैं बड़ा हो जाऊं तो भविष्य में बेफिक्र जिंदगी जी सकता हूं। शिष्य, अपने आप को कम मत समझो। हमारे बादल स्वर पवित्र भूमि को हमारे पवित्र प्रभु बनने के लिए आप जैसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता है। वह सामाजिक शिष्टाचार को नहीं समझता है, नहीं उसे कई तरकीबों की आवश्यकता है। उसे बस उसे पीटने की जरूरत है जिसे वह पसंद नहीं करता है, जब तक कि वह क्लाउड हेवन पवित्र भूमि की प्रतिष्ठा को शर्मिंदा नहीं करता है। भले ही दूसरे उसे दबंग प्लेबॉय कहते हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्मिंदा मत हो, तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए। बाय लुयांग ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं 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 मास्टर, चलो इसके बारे में बात करते हैं जब मेरी साधना संघ क्षेत्र के मध्य से अंत तक पहुंच जाती है। फैंग चेन ने असहाय भाव से कहा। इसमें इतना समय नहीं लगेगा, संघ क्षेत्र का प्रारंभिक चरण पर्याप्त होगा। मुझे लगता है कि आपके कौशल और प्रतिभा के साथ संघ क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में संत भगवान बनना कोई समस्या नहीं है और कोई भी आपत्ति करने की हिम्मत नहीं करेगा। बाय लुयांग ने मुस्कुराते हुए कहा। यह कहने के बाद उसने ली हन्यू को दूर खींच लिया, जिससे फैंग चेन को मना करने का कोई मौका नहीं मिला। दोनों को जाते हुए देखकर फैंग चेन ने बेबसी से अपना सिर हिलाया, फिर उसकी निगाहें गहरी हो गईं और वह अपने आप से बुदबुदाया। गड्ढा खोदा गया है, जो कुछ बचा है वह उन लोगों के लिए इसमें गिरना है। अगर हम इस बार इन सभी लोगों का सफाया कर सकते हैं, भले ही स्वर्गीय दानव क्षेत्र पूरी तरह से फट जाए और पूरा स्वर्गीय गहन क्षेत्र गिर जाए, तो बादल स्वर पवित्र भूमि में अभी भी खुद को बचाने की शक्ति होगी और मूल कहानी की तरह समाप्त नहीं होगी। और क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के उन बदमाशों को, उन सभी को इस बार भी मिटा दिया जाना चाहिए। मूल उपन्यास में ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से जियो युनटिंग ने फैंग चेन की जगह ली। मास्टर बाय लुयांग ली हन्यू को स्वर्गीय दानव क्षेत्र में ले गए। क्लाउड हेवन पवित्र भूमि को भारी नुकसान हुआ और कुछ लोग फैंग चेन का समर्थन करने के लिए रह गए, केवल गद्दारों का एक समूह रह गया। इसके अलावा जियो युनटिंग ने फैंग चेन को यूनियन पवित्र भूमि में अपनी प्रतिष्ठा खोने और उसकी मानसिक स्थिति को नुकसान पहुंचाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल किया, जिसके कारण अंततः उसे जियो युनटिंग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अन्यथा क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के उच्च आप अभी भी आसपास हैं। भले ही फैंग चेन जियो युनटिंग जितना अच्छा न हो, उसे जियो युनटिंग द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता था। त्रासदी को होने से रोकने के लिए फैंग चेन के पास खुद को उजागर करने और सब कुछ समझाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अन्यथा बाय लुयांग के व्यक्तित्व को देखते हुए वह अनिवार्य रूप से संशयवादी होगी, जिससे समाचार लीक हो जाएगा और अपर्याप्त तैयारी होगी, जिसके परिणामस्वरूप अंततः मूल कथानक सामने आएगा। सुरक्षा के लिए और भविष्य में किसी भी परेशानी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए फैंग चेन ने खुद को उजागर किया। फैंग चेन के लिए भले ही यह उजागर हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि केवल उसके मालिक बाय लुयांग को ही पता होगा और किसी और को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। मास्टर बाय लुयांग यकीनन मूल कार्य में सबसे भरोसेमंद व्यक्ति हैं और मास्टर और हुआ मेंगेंग ऐसे लोग हैं जो मूल कार्य में उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पवित्र आत्मा शिखर छोड़ने के बाद बाय लुयांग और ली हन्यू एक आंगन में पहुंचे। आपने सुना है कि चेना ने अभी क्या कहा, आप क्या सोचते हैं? बाय लुयांग ने पूछा। ली हन्यू का चेहरा भावहीन बना रहा क्योंकि उसने दृढ़ता से कहा, मुझे उस पर विश्वास है। हालांकि मुझे नहीं पता कि उसे वे संदेश कहाँ से मिले, मेरा मानना है कि उसके पास कोई बहाना नहीं है और चेना हमसे झूठ नहीं बोलेगा। बाय लुयांग ने सिर हिलाया और कहा, हमें ये जांचने की जरूरत है कि चेना को कैसे पता चला ताकि हम जान सकें कि क्या ये दुश्मन की साजिश है या ये वास्तव में हुआ था।
सबसे पहले हमें सर्प कबीले और फीनिक्स कबीले के बीच संबंध का पता लगाने की आवश्यकता है। हम इसे घोस्ट पैलेस पर छोड़ देंगे। अन्य लोग बारीकियों का पता लगाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन घोस्ट पैलेस निश्चित रूप से कुछ सुराग खोजने में सक्षम होगा। ये सुनकर ली हन्यू ने भौहें चढ़ा दी। क्या आप चिंतित नहीं हैं कि घोस्ट पैलेस भी उनके लोगों में से एक है? यहाँ तक कि अगर आप उनके पक्ष में नहीं हैं तो क्या होगा यदि आप उन्हें जानकारी लीक करते हैं? बाई लुयांग ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि घोस्ट पैलेस मास्टर कौन है और मैं उनके मुख्यालय को भी जानता हूँ। अगर वे बेनकाब नहीं होना चाहते और हर किसी की आलोचना का निशाना नहीं बनना चाहते तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। बाई लुयांग इस बारे में बेहद आश्वस्त थीं। पहले बुजुर्ग और तीसरे बुजुर्ग को एकांत से बाहर आने दें। वे 1000 से अधिक वर्षों से एकांत में हैं, उनके लिए बाहर आने और घूमने का समय आ गया है। बाई लुयांग ने शांति से कहा। यही कारण है कि जब बाई लुयांग मौजूद नहीं थी तो दूसरे एल्डर ने बैठक की अध्यक्षता की, क्योंकि पहला एल्डर साल भर एकांत में रहता है और तीसरा एल्डर, जिसकी खेती बहुत अधिक है, वह भी एकांत में है। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि ये दोनों बुजुर्ग अभी तक अपने जीवन के अंत तक नहीं पहुंचे थे, तो उसे ये भी संदेह होता कि वे पहले ही मर चुके हैं। अब क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के लिए एक महत्वपूर्ण समय है, इसलिए इन दोनों बुजुर्गों को एकांत से बाहर लाना स्वाभाविक है। अंतरिक्ष गुप्त पर अंधेरा था, दृष्टि में कोई रोशनी नहीं थी। अचानक अंधेरे में प्रकाश की एक किरण दिखाई दी जो एक विशाल आंख में मिल गई। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या है जिसने आपको मुझसे संपर्क किया। किसी भी भावना से रहित एक आवाज सुनाई दी। आवाज से किसी भी भावनात्मक उतार चढ़ाव को महसूस करना पूरी तरह से असंभव था। बेशक यह एक अच्छी बात है। क्या आप अपने बेटे का बदला नहीं लेना चाहते? आपको बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, बस मुझे बताएं कि आप चाहते हैं या नहीं। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको वह अवसर दे सकता हूं। एक और आवाज सुनाई दी। आवाज बेहद उदासीन थी और उसमें किसी भी भावना का कोई निशान नहीं था। क्या आप इसी तरह एहसान मांगते हैं? उस आदमी को तुरंत एहसास हुआ कि दूसरे पक्ष को उसकी मदद की जरूरत है। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप चाहते हैं? दूसरे व्यक्ति ने कुछ और नहीं कहा, केवल एक प्रश्न पूछा। निश्चित रूप से। एक पल की चुप्पी के बाद आकृति बोली, सर्प कबीले ने स्वर्गीय दानव क्षेत्र के साथ मिलीभगत की है। मैं जल्द ही अपना कदम उठाऊंगा और फिर मैं आपको सूचित करूंगा। आप इस अवसर का लाभ सर्प कबीले से निपटने के लिए ले सकते हैं। वह उदासीन आवाज फिर से सुनाई दी। क्या आप गलत हैं? सर्प कबीला मेरा सहयोगी है, मेरा एकमात्र दुश्मन स्वर्गीय दानव क्षेत्र है। केवल आप ही बेहतर जानते हैं कि कोई सहयोगी है या नहीं। यदि आप इस अवसर को चूक जाते हैं तो आपको दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप सर्प कबीले की असली ताकत को किसी और से बेहतर जानते हैं। अगर हम इस अवसर का उपयोग पूरे सर्प कबीले को निगलने के लिए कर सकते हैं तो यह निश्चित रूप से आपके फीनिक्स कबीले को मजबूत करेगा और भविष्य में ड्रैगन कबीले को बदलने के लिए आपके लिए एक ठोस नींव रखेगा। आपका बेटा अजगर और सर्प कुलों की साजिश में दुखद रूप से मर गया। क्या आप बदला नहीं लेना चाहते? क्या आप गद्दारों को पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाहते हैं? यदि आप सहमत हैं तो मैं आपको वह जानकारी बताऊंगा जिसे आप जानने के लिए उत्सुक हैं, जैसे कि ड्रैगन रेस। ये कहने के बाद दूसरे पक्ष को प्रतिक्रिया देने का समय दिए बिना विशाल आंख गायब हो गई। इस बीच एक भव्य हॉल में एक विशाल व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली। उसकी अभिव्यक्ति अप्रत्याशित रूप से बदल गई। उसे इस बारे में कैसे पता चला? चूंकि वे जानते हैं कि सांप कबीले ने उनके बेटे को मार डाला था, इसलिए उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि ड्रैगन कबीला पर्दे के पीछे शामिल था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि फीनिक्स कबीले के कुलपति एओ जेंगक्सियोनग हैं। ऐसा लगता है कि जैसा कि मुझे संदेह था, ड्रैगन दौड़ में ज्यादातर गिरावट आई है। एओ जेंगक्सियोनग की टकटकी गहरी थी क्योंकि वह खुद से बड़बड़ा रहा था। वर्षों से वह ड्रैगन दौड़ में परिवर्तनों को देख रहा था और पाया कि ड्रैगन दौड़ बहुत अजीब थी, जिसमें लगभग कोई मजबूत व्यक्ति उभर रहा था, जो कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं हुआ था। ड्रैगन एक अत्यंत गर्वित दौड़ है, गर्व लगभग उनकी हड्डियों में ही समा गया है। अपनी दुर्जय ताकत के साथ ड्रैगन कबीला पूरे त्यानिक्सुआन क्षेत्र में सबसे प्रमुख ताकतों में से एक है। पुरानी और युवा दोनों पीढ़ियां अक्सर त्यानिक्सुआन क्षेत्र में यात्रा करती हैं, जबकि इस युग के ड्रैगन हाइबरनेशन में प्रतीत होते हैं, जो शायद ही कभी त्यानिक्सुआन दायरे में दिखाई देते हैं। इससे एओ जेंगक्सियोनग को बहुत अजीब महसूस हुआ और साथ ही उसके मन में कुछ अनुमान थे। क्या ड्रैगन दौड़ में गिरावट आई थी? यदि ड्रैगन कबीले ने इनकार नहीं किया होता तो वे अपने स्वभाव को देखते हुए इतने कम महत्वपूर्ण नहीं होते। एओ तियान्यू द्वारा ड्रैगन कबीले के पवित्र पुत्र के बार बार उकसावे भी एओ जेंगक्सियोनग के ड्रैगन कबीले का परीक्षण करने का प्रयास था। तथ्य यह है कि दूसरे पक्ष ने युद्ध में शामिल होने की हिम्मत नहीं की, उसके संदेह की पुष्टि की। पहले जब भी फीनिक्स कबीले ने उन्हें चुनौती देने का साहस किया तो पुरानी और युवा पीढ़ी दोनों सक्रिय रूप से चुनौती स्वीकार करते थे और कभी मना नहीं करते थे, क्योंकि इनकार शब्द ड्रैगन कबीले के शब्दकोश में मौजूद नहीं है और पुरानी और युवा पीढ़ी दोनों फीनिक्स कबीले से कम सक्षम नहीं है, वे मना नहीं करते हैं। यहाँ तक कि वे अक्सर दूसरों को चुनौती देने की पहल करते थे, इस युग तक जब ड्रैगन जाति पूरी तरह से छिप गई। अब युतियान शेंगजू के शब्दों ने एओ जेंगक्सियोनग को और भी अधिक आश्वस्त कर दिया है कि ड्रैगन कबीले ने वास्तव में गिरावट दर्ज की है। हालांकि एओ जेंगक्सियोनग गिरावट की सीमा की पुष्टि नहीं कर सके, उसे विभिन्न कोणों से जांच करने या क्लाउड हेवन सेंट मास्टर से जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता थी। वह इतना निश्चित था कि बादल स्वर्ग के पवित्र प्रभु को पता था। स्वाभाविक रूप से बादल स्वर्ग के पवित्र प्रभु ने जो कहा था उसके कारण था। वह इस तरह के एक गुप्त मामले को भी जानती है। ऐसा लगता है कि क्लाउड हेवन पवित्र भूमि काफी सक्षम है। यह अफवाह है कि क्लाउड हेवन पवित्र भूमि का घोस्ट पैलेस के साथ संबंध है। ऐसा लगता है कि यह सच है। एओ जेंगक्सियोनग ने खुद से बुदबुदाया। भूत महल, ये त्यानिक्सुआन क्षेत्र में एक अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली शक्ति है। ऐसा कहा जाता है कि घोस्ट पैलेस स्वर्गीय गहन क्षेत्र की सभी प्रमुख शक्तियों के बारे में जानकारी जानता है और एक बेहद भयानक संगठन है। इसलिए कई शक्तिशाली ताकतें इससे सावधान हैं और घोस्ट पैलेस को डर है कि घोस्ट पैलेस इस जानकारी को उजागर कर देगा। आखिरकार कई शक्तिशाली ताकतों ने बहुत सारे अपमानजनक काम किए हैं। कई शक्तिशाली ताकतों ने भी घोस्ट पैलेस से जानकारी मांगी, लेकिन ये सब एक बड़ी कीमत पर आया। हालांकि घोस्ट टेम्पल बेहद रहस्यमय है और कोई नहीं जानता कि वे कहाँ स्थित हैं।
घोस्ट पैलेस के बारे में इन प्रमुख शक्तियों को आश्वस्त करने वाली एक बात यह थी कि कीमत चुकाए बिना खबर फैलाना असंभव था। स्पष्ट रूप से एओ झेंगक्सियोनर का मानना था कि युतियान शेंगजू को जो जानकारी मिली थी वह घोस्ट पैलेस से आई थी। हालांकि वह जो नहीं जानता था वह यह था कि घोस्ट पैलेस सबके लिए बलि का बकरा था और यह सब फैन चेन था जिसने उसे बताया था। किन राजवंश के शाही महल के अंदर एक बगीचे में किन सम्राट ने आश्चर्यचकित भाव से अपने सामने महिला की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या दुर्लभ अतिथि है। बादल स्वर्ग के पवित्र भगवान ने अपनी यात्रा के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। खैर, मैं उसका उचित स्वागत करता हूँ। अच्छा, किन सम्राट के सामने खड़ा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बादलों के स्वर्ग के पवित्र भगवान बाई लुयांग थे। आप बहुत दयालु हैं महाराज। बाई लुयांग मुस्कुराए और उसके सामने बैठ गई। कहा, मैं आज यहाँ एक ऐसे मामले के साथ आई हूँ जिस पर मैं सम्राट किन के साथ चर्चा करना चाहता हूँ। महामहिम किन सम्राट, क्या आप अपने महान किन राजवंश पर अभिशाप उठाना चाहेंगे। इन शब्दों के बोलने के बाद आसपास का वातावरण शांत हो गया। सम्राट किन ने ऊपर देखा और बाई लुयांग को गौर से देखा। गहरी आवाज में कहा, बेशक मैं चाहता हूँ, लेकिन मुझे अभिशाप का स्रोत नहीं पता है, न ही मुझे इसे उठाने का कोई तरीका मिला है। वह किन राजवंश पर अभिशाप को क्यों नहीं तोड़ना चाहेगा, लेकिन अभिशाप बहुत शक्तिशाली था और उसे इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका नहीं मिला। अनगिनत वर्षों तक किन राजवंश के पूर्वजों ने भारी कीमत चुकाई लेकिन अभिशाप को तोड़ने का कोई तरीका नहीं ढूंढ सके। उन्होंने हर तरह के तरीके आजमाए लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं आया। उन्होंने जबरदस्त प्रयास किया है लेकिन अभी भी कोई समाधान नहीं मिला है और अब निराशा में है। उन्होंने ये भी अनुमान लगाया कि केवल सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने और सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ बनने से ही उनके महान किन राजवंश पर अभिशाप हटाया जा सकता है। मैं आपको अभिशाप की उत्पत्ति बता सकता हूँ। बाई लुयांग ने सम्राट किन को गंभीरता से देखा और कहा, ये कहाँ से आया। सम्राट किन चौंक गया और सहज रूप से पूछा, बर्फ और आग सागर का सबसे गहरा हिस्सा। बाई लुयांग ने शांति से कहा। फैन चेन ने उसे ये सब बताया था इसलिए वह पूरी तरह से शांत रही। लेकिन ये सुनकर किन सम्राट अचानक खड़े हो गए, क्लाउड हेवन सेंट लॉर्ड को एकटक देखते हुए, और गहरी आवाज में कहा, आपको ये जानकारी कहाँ से मिली। ये किन राजवंश का सबसे बड़ा रहस्य था और यहाँ तक कि शाही परिवार के सदस्यों के बीच भी बहुत कम लोग इसे जानते थे। मुझसे मत पूछो कि मुझे कैसे पता है। यदि आप मुझ पर एक छोटा सा उपकार करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि यह खत्म होने के बाद अभिशाप को कैसे उठाया जाए। बाई लुयांग ने शांति से कहा, आपको किस तरह की मदद की जरूरत है। सम्राट किन ने गहरी आवाज में पूछा। किन राजवंश के अभिशाप ने उन्हें अनगिनत वर्षों तक परेशान किया था और अब जब कोई जानता था कि अभिशाप को कैसे उठाया जाए तो वह स्वाभाविक रूप से इसे आजमाना चाहता था। इसके अलावा ये क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के पवित्र प्रभु थे जिन्होंने ये शब्द कहे थे, यह आसान है, उसे मार डालो, समय आने पर मैं आपको बता दूंगा। बेशक अपने साथ कुछ शक्तिशाली विशेषज्ञ और कुछ सम्राट स्तर के दिव्य हथियार लाना याद रखें। चिंता मत करो, आपका महान किन राजवंश निश्चित रूप से इस बार मदद करने से नहीं हारेगा। इतना कहने के बाद बादल स्वर्ग के पवित्र भगवान मौके से गायब हो गए। किन शी हुआंग अवाक रह गया। वे वास्तव में सम्राट स्तर के दिव्य हथियार का उपयोग करना चाहते थे। क्लाउड हेवन पवित्र भूमि वास्तव में क्या करना चाहती थी। क्या ये दानव जाति के प्राचीन शाही परिवार की तरह होने जा रहा है जैसा कि 7000 साल पहले था। इसका भी कोई मतलब नहीं है। क्लाउड हेवन पवित्र भूमि में कोई भी दानव जाति के प्राचीन शाही परिवार के हाथों नहीं मरा है। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन शाही परिवार के अपने कदम उठाने की कोई खबर नहीं थी, या खबर अभी तक जारी नहीं की गई है। आखिरकार सम्राट स्तरीय दिव्य हथियार का उपयोग करना कोई छोटी बात नहीं थी, इसलिए किन सम्राट को चीजों पर सावधानीपूर्वक विचार करना पड़ा। केवल एक चीज जो क्लाउड हेवन पवित्र भूमि को इस तरह के उन्माद में ले जा सकती है वह शायद क्लाउड हेवन होली सन है। पवित्र आत्मा शिखर पर पहाड़ के ऊपर खड़े होकर फैंग चेन ने बादलों के समुद्र की ओर देखा और खुद से बुदबुदाया, तैयारी पूरी हो गई है। इसके बाद प्रवेश करने की उनकी बारी है। कुछ दिनों बाद बादल स्वर्ग के पवित्र प्रभु पवित्र आत्मा शिखर पर पहुंचे। जैसा कि अपेक्षित था, ये खबर फैल गई है कि सोल फ्लावर फ्रूट स्वर्गीय दानव क्षेत्र में दिखाई दिया है। बादल स्वर्ग के पवित्र भगवान ने एक ठंडी खर्राटे निकली, उसकी निगाहें बर्फीली थी और उससे एक जबरदस्त हत्या का इरादा निकला। अगर उसे सोल फ्लावर फ्रूट की उपस्थिति के बारे में पहले से पता होता तो वह बहुत खुश होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह ली हन्यू की शारीरिक स्थिति को हल करने के लिए सबसे अच्छी दवा है और यह उसकी शारीरिक समस्याओं को पूरी तरह से हल कर सकती है। अब जब वह जानता है कि यह सब एक साजिश है तो क्लाउड हेवन सेंट लॉर्ड अंतहीन हत्या के इरादे के अलावा कुछ भी नहीं से भरा है। सोल फ्लावर फ्रूट अत्यंत दुर्लभ और कठिन है। ये लोग वास्तव में हमारे बादल स्वर्ग पवित्र भूमि से निपटने के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। ली हन्यू ने शांति से कहा। वह बहुत गुस्से में नहीं थी, वह ऐसी ही है, हमेशा शांत और किसी भी चीज के सामने एकत्रित रहती है। हालांकि हमारी क्लाउड हेवन पवित्र भूमि शक्तिशाली है लेकिन दुश्मन की ताकत भी बेहद भयानक है। इसके अलावा यदि स्वर्गीय दानव क्षेत्र पूरी तरह से ठीक होना चाहता है तो हमारी बादल स्वर्ग पवित्र भूमि अनिवार्य रूप से वह शक्ति होगी जिसे वे समाप्त करना चाहते हैं। यदि हमारी क्लाउड हेवन पवित्र भूमि स्वर्गीय गहन क्षेत्र में खड़ी रहती है तो स्वर्गीय दानव क्षेत्र को पूरी तरह से ठीक होना बेहद मुश्किल होगा। फैंग चेन ने बात की। वह काफी आराम से था, योजना पहले से ही चल रही थी और उसे बस मूल स्क्रिप्ट का पालन करना था। हमारी योजना में बहुत अधिक समस्याएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या आप सुनिश्चित हैं कि आपके पास किन राजवंश के अभिशाप को तोड़ने का कोई तरीका है। बाई लुयांग ने फैंग चेन की ओर देखा और पूछा। बाकी सब ठीक था। बाई लुयांग की एकमात्र चिंता महान किन राजवंश का अभिशाप थी। यह कोई छोटी बात नहीं थी। उसने सम्राट किन से एक वादा किया था, यदि किन सम्राट उनकी मदद करता है लेकिन वे अभिशाप की समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं तो वे निश्चित रूप से किन राजवंश से बाहर हो जाएंगे और यहाँ तक कि संबंध भी तोड़ सकते हैं। बेशक, कोई बात नहीं मास्टर, समय आने पर आप समझ जाएंगे। फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम छोटे बव्वा, तुम अब अपने मालिक से भी बातें छिपा रहे हो। ऐसा लगता है कि आपने वास्तव में पंख उगाए हैं। बाई लुयांग थोड़ा नाराज थी। फैंग चेन के गालों को चुटकी बजाते और रगड़ती थी जैसे कि वह एक मजेदार खिलौने के साथ खेल रही हो। ली हन्यू को पहले से ही इसकी आदत थी और उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही जबकि फैंग चेन लाचारी से भर गया था।
मास्टर, आप कब थोड़ा परिपक्व हो पाएंगे और एक बच्चे की तरह व्यवहार करना बंद कर पाएंगे? फैंग चेन ने बेबसी से आह भरी। वे हजारों साल पुराने हैं और वे अभी भी इस तरह का काम करते हैं। आपका मालिक अब केवल 1000 साल से थोड़ा अधिक पुराना है, ठीक उसी तरह जैसे नश्वर दुनिया में एक किशोर है। शायद वह बड़ा होगा जब मैं 3 या 4000 साल का हो जाऊंगा। ली हन्यू अचानक बोल पड़ी। ये सुनकर बाय लुयांग ने तुरंत भड़क उठाया, ली हन्यू की ओर घूरकर देखा और व्यंग्यात्मक रूप से कहा, क्या हम अब से अपनी उम्र के बारे में बात करना बंद कर सकते हैं? यह कोई बड़ा रहस्य नहीं है। ली हन्यू ने शांति से कहा, इसके अलावा 1000 साल से अधिक उम्र और 3000 साल से अधिक उम्र के होने में क्या अंतर है? उसने बादल स्वर्ग के पवित्र भगवान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। ये देखकर फैंग चेन ने चुपके से ली हन्यू अपनी मार्शल आंटी को अंगूठा ऊपर कर दिया। ऐसा लगता है कि केवल मार्शल आंटी ली हन्यू ही अपने मालिक को ठीक कर सकती हैं। रहस्यमय दानव क्षेत्र। त्यानिक्सुआन क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में स्थित जिलिंग दिव्य महाद्वीप का आधा हिस्सा और नानेवान दिव्य महाद्वीप त्यानई दानव डोमेन द्वारा कवर किए गए हैं। आकाशीय दानव क्षेत्र में सबसे प्राचीन संरचनाएं हैं और इसका अनूठा भौगोलिक वातावरण इसे एक निश्चित क्षेत्र बनाता है। आम लोग इसमें कदम रखने की हिम्मत नहीं करते, केवल वे ही जो संत क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं वे मुश्किल से अंदर चल सकते हैं और यहाँ तक कि रिटर्निंग वर्ल्ड दायरे के शिखर विशेषज्ञ भी नहीं चल सकते। यहाँ का भौगोलिक वातावरण बेहद खास है, जिसमें ग्रेट दाव के अनूठे नियम हैं जो काश्तकारों को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई किसान जो यहाँ साहसिक कार्य करने आते हैं वे पर्यावरण से आत्मसात हो जाते हैं और स्वर्गीय दानव क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं। हालांकि कुछ विशेष लोग ऐसे हैं जो स्वर्गीय दानव क्षेत्र के क्षरण से खुद को पूरी तरह से अलग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग अत्यंत दुर्लभ हैं, 10,000 में से एक। स्वर्गीय दानव क्षेत्र में दक्षिणी रसातल दिव्य महाद्वीप की दिशा में मूल रूप से अंधेरे आकाश में एक प्राचीन अंतरिक्ष यान दिखाई दिया और बहुत तेज गति से आगे बढ़ा। आकाशीय दानव क्षेत्र में प्रवेश करने पर ऐसा लग रहा था कि गुप्तकाले धुएं के एक ढेर को एक शिकार मिल गया है जो अंतरिक्ष यान को नष्ट कर रहा है। अंतरिक्ष यान पर एक सरणी दिखाई दी जिससे एक सुरक्षा कवच बन गया जिसने इसे भस्म करने वाली शक्ति से पूरी तरह से अलग कर दिया। अंतरिक्ष यान पर कई शक्तिशाली आकृतियां डेक पर खड़ी थीं जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ी प्रतीत होती थीं। ये लोग कोई और नहीं बल्कि क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के शक्तिशाली व्यक्ति थे। उनमें से नेता बाय लुयांग और ली हान्यू थे। इसके अलावा 2 सफेद बालों वाले युवक और महिलाएं थीं जो लगभग 20 साल के लग रहे थे, जैसी गोरी त्वचा और गहरी वृद्ध आंखें जो इस शरीर के साथ जगह से बाहर लग रही थीं। ये दोनों पहले एल्डर और तीसरे एल्डर हैं जो 1000 से अधिक वर्षों से एकांत में हैं। वे क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के स्तंभ भी हैं। अन्य लोग क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के भी बुजुर्ग थे, जिनमें 5th एल्डर स्वॉर्ड 5 एम्परर के साथ साथ 10वें एल्डर और 14वें एल्डर भी शामिल थे। उदाहरण के लिए प्राचीन राक्षस हैं जो सभी प्रमुख ताकतों में मौजूद हैं। वे मूल रूप से अपने जीवनकाल के अंत के करीब हैं और जीवित रहने के लिए खुद को सील कर लिया है। प्रमुख शक्तियों के लिए वे पुराने राक्षस भी उनकी नींव का हिस्सा हैं और वे तब तक नहीं उभरेंगे जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो। आकाशीय दानव क्षेत्र अभी भी हमेशा की तरह उदास और भयानक है। यहाँ थोड़ी देर रुकने से भी मैं बेहद असहज महसूस करता हूँ। 10वां एल्डर डेक पर खड़ा था, स्वर्गीय दानव क्षेत्र के नीचे काली धुंध को देख रहा था और बोला, ये कल्पना करना कठिन है कि ऐसे माहौल में वे राक्षस कैसे बच गए। अगर यह बाहरी दुनिया का एक दानव होता तो यह शायद यहाँ के वातावरण द्वारा आत्मसात होने से पहले केवल थोड़े समय तक ही चलता। 14वें एल्डर ने भी बात की। ये दोनों बुजुर्ग लंबे समय से साथ थे और बहुत अच्छे से एक साथ काम करते थे। यह अभी भी व्यक्ति पर निर्भर करता है। इस तरह का वातावरण दानव जाति के लिए अस्थिर है, लेकिन ये स्वर्गीय दानव के लिए सबसे अच्छा वातावरण है। यही कारण है कि सभी जातियां इन स्वर्गीय राक्षसों को नष्ट करने के लिए एकजुट हो गईं। अन्यथा एक और दौड़ होना जरूरी नहीं कि एक बुरी बात होगी। आखिरकार स्वर्गीय गहन क्षेत्र में पहले से ही 10,000 दौड़े हैं, इसलिए एक और से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5वें बुजुर्ग तलवार सम्राट ने बात की। स्वर्गीय दानव से हर कोई नफरत करता है और उसे मार देता है। इसका कारण केवल इसलिए नहीं है क्योंकि यह सभी जातियों पर अत्याचार करता है, बल्कि इसलिए भी कि इसका वातावरण और तरीके किसी भी अन्य जाति से बेजोड़ हैं। आकाशीय दानव क्षेत्र जैसा वातावरण किसी भी जाति के जीवित रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि यह पूरे त्यानिक्सुआन क्षेत्र को कवर करता है तो किसी भी जाति के पास जीवित रहने के लिए जगह नहीं होती, जब तक कि कोई असाधारण प्रतिभा कहीं से न उभरती है और यह सब दबा नहीं सकती है। वास्तव में उस समय एक विलक्षण व्यक्ति उभरा जो स्वर्ग विरोधी तरीकों से त्यानिक्सुआन क्षेत्र में बह गया और अंततः सम्राट क्षेत्र में पहुंच गया। इस प्रकार उन्होंने स्वर्गीय दानव क्षेत्र को दूर करने और इस क्षेत्र में इन स्वर्गीय राक्षसों को सील करने के लिए सभी जातियों के शक्तिशाली योद्धाओं का नेतृत्व किया। यदि यह उस असाधारण प्रतिभा के उद्भव के लिए नहीं होता तो संपूर्ण त्यानिक्सुआन क्षेत्र त्यानई दानव क्षेत्र की तरह ही होता। हमें सावधान रहना चाहिए, यह अब स्वर्गीय गहन क्षेत्र नहीं है। स्वर्गीय दानव क्षेत्र यहाँ लाखों वर्षों से विकसित हो रहा है और कोई नहीं जानता कि वे स्वर्गीय राक्षस के स्तर पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा इस बार हम स्वर्गीय दानव क्षेत्र के मुख्य क्षेत्र में गहराई तक जा रहे हैं, जहां हम स्वर्गीय राक्षसों द्वारा घात लगाकर किए जाने वाले हमलों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। तीसरे बुजुर्ग ने उसे याद दिलाया। भले ही स्वर्गीय दानव क्षेत्र को सील कर दिया गया था, फिर भी इसने उन्हें विकसित होने का अवसर दिया। लाखों वर्षों तक अनगिनत जातियों की बाधा के बिना वे मजबूत होते रहे। हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्य क्षेत्र पर सील अभी तक नहीं टूटी है और वे प्राचीन राक्षस फिलहाल बाहर नहीं आ सकते हैं। हालांकि बाहर के राक्षस शक्तिशाली हैं, फिर भी वे हमें अभी तक प्रभावित नहीं कर सकते। बड़े ने पहले बात की। आकाशीय दानव क्षेत्र के 2 क्षेत्र हैं, बाहरी क्षेत्र और मुख्य क्षेत्र। कोर क्षेत्र को लाखों वर्षों से सील कर दिया गया है और किसी ने भी उस क्षेत्र में कभी कदम नहीं रखा है, इसलिए कोई भी अंदर की बारीकियों को नहीं जानता है। हालांकि कुछ साल पहले सील ढीली हो गई थी, जिससे कुछ शक्तिशाली राक्षस लगभग मुक्त हो गए थे। यही कारण था कि विभिन्न बलों ने सील को फिर से सील करने के लिए शक्तिशाली व्यक्तियों को भेजा। अब जब मुहर अंततः पूरी तरह से सील हो गई है तो क्लाउड हेवन सेंट लॉर्ड और अन्य लोग अंततः चले गए। बाहर बहुत सारे स्वर्गीय दानव हैं, लेकिन स्वर्गीय गहन क्षेत्र की प्रमुख ताकतें समय समय पर उन्हें दूर करने के लिए आती हैं, जिसके परिणामस्वरूप बाहरी क्षेत्रों में बहुत कम स्वर्गीय दानव होते हैं।
हालांकि अभी भी कुछ स्वर्गीय राक्षस हैं जो संत क्षेत्र में पहुंच गए हैं, लेकिन ऐसे स्वर्गीय दानव अत्यंत दुर्लभ हैं। हम आ गए हैं, बादल स्वर्ग के पवित्र भगवान बाय लुयांग ने अचानक बात की। हर कोई अपने विचारों से बाहर निकल गया और आगे देखने लगा। आगे काले धुएं के भीतर से एक हल्की रोशनी निकली और यह प्रकाश स्पष्ट रूप से सोल फ्लावर फ्रूट से आ रहा था। सोल फ्लावर फ्रूट एक अत्यंत विशेष प्राकृतिक खजाना है जो केवल स्वर्गीय दानव क्षेत्र में पाया जाता है। इसके जीवित रहने की स्थितियां बेहद कठोर हैं, जिसके लिए इसे पोषित करने के लिए सही समय, स्थान और लोगों की आवश्यकता होती है। इन स्थितियों के कारण एक सोल फ्लावर फ्रूट ट्री को प्रकट होने में हजारों साल लग सकते हैं। सोल फ्लावर फ्रूट की तो बात ही छोड़ दें। ये दुर्लभ और कीमती सामग्री न केवल खेती के स्तर को बढ़ा सकती है, बल्कि एक किसान की समझ को भी बढ़ा सकती है। हालांकि इसका सबसे बड़ा कार्य स्वर्गीय दानव को शक्ति से मुक्त करना है। ली हन्यू ने एक बार स्वर्गीय दानव के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी, जिसके परिणामस्वरूप स्वर्गीय दानव ने उस पर एक प्राचीन अभिशाप लगाया। इस प्राचीन अभिशाप से निपटना बेहद मुश्किल है और इसे मिटाना बेहद कठिन है। यहाँ तक कि कई बाहरी अमृत भी इसके खिलाफ अप्रभावी हैं, सिवाय सोल फ्लावर फ्रूट के। ये वास्तव में एक आत्मा फूल फल है। जब तक एक सोल फ्लावर फ्रूट का सेवन किया जाता है, तब तक कोल्ड मून स्वॉर्ड इमोर्टल का अभिशाप पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ये वास्तव में उत्सव का कारण है। कोल्ड मून स्वॉर्ड इमोर्टल आखिरकार अभिशाप को तोड़ने में सक्षम हो गया है। 10वें और 14वें बुजुर्गों ने तुरंत ली हन्यू की चापलूसी करना शुरू कर दिया। ली हन्यू ने बिना किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव के हल्के से सिर हिलाया। ली हन्यू के व्यक्तित्व को हर कोई जानता था, इसलिए किसी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हर कोई कृपया सावधान रहें। मुझे नहीं पता कि यह खबर किसने फैलाई, लेकिन मुझे डर है कि यह एक जाल हो सकता है। बड़े ने उसे याद दिलाया। ये सभी अनुभवी दिग्गज थे जिन्होंने ये सब पहले देखा था और सभी प्रकार की साजिशों और चालें देखी थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि जो खबर अभी सामने आई थी वह बहुत अजीब थी। यही कारण है कि क्लाउड हेवन पवित्र भूमि पर इतने सारे शक्तिशाली व्यक्ति एकत्र हुए हैं। सोल फ्लावर फ्रूट 3 घंटे में पूरी तरह से पक जाएगा। बाय लुयांग ने कुछ ही दूरी पर सोल फ्लावर फ्रूट को देखा, उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। एक बार जब ली हन्यू सोल फ्लावर फ्रूट प्राप्त कर लेती है तो उसके शरीर पर अभिशाप पूरी तरह से हट जाएगा। उसके पूर्व और वर्तमान सबसे अच्छे दोस्त के रूप में लॉर्ड यूनटियन स्वाभाविक रूप से प्रसन्न थे। दूसरों के चेहरों पर भी मुस्कान दिखाई दी। यदि ली हन्यू पर अभिशाप हटा दिया गया तो उनकी यूनटियन पवित्र भूमि की ताकत और भी अधिक होगी। केवल 10वें एल्डर और 14वें एल्डर की आंखों में उपहास का संकेत था, लेकिन उन्होंने इसे जल्दी से छिपा दिया। पलक झपकते ही 3 घंटे बीत जाते थे, लेकिन अब यह बहुत लंबा लग रहा था। हालांकि हम फिर भी इस कठिन समय से निकलने में कामयाब रहे। एक चमकदार सफेद रोशनी फूट पड़ी जो सूरज की तरह आसपास के वातावरण को रोशन कर रही थी। उस समय बादल स्वर्ग के पवित्र भगवान ने सीधे सोल फ्लावर फ्रूट को अपने कब्जे में ले लिया। लगभग एक साथ, जैसे कि कुछ तंत्र शुरू हो गया था, अनगिनत प्राचीन रन दिखाई दिए, तुरंत आसपास के स्थान को बंद कर दिया। लगभग एक साथ 10वें एल्डर और 14वें एल्डर ने अपने हमले शुरू किए। उनके शक्तिशाली हमले सीधे क्लाउड हेवन के पवित्र भगवान बाय लुयांग पर लक्षित थे। इन लोगों में सबसे शक्तिशाली बाय लुयांग है, जो बादल स्वर्ग का पवित्र स्वामी है। उसके बाद पहला एल्डर और तीसरा एल्डर है, और फिर ली हन्यू जो शापित है। हालांकि कोई उनसे तेज था। जैसे ही दोनों ने अपनी चाल चली, पहले बुजुर्ग और दूसरे बुजुर्ग ने पूरी तरह से समन्वय किया। शक्तिशाली तलवार ऊर्जा और कृपाण आभा को सीधे दोनों पर उजागर किया। एक जोरदार धमाके के साथ दोनों सीधे मारा गया। उनका खून आकाश में बिखरा हुआ था। वे स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। असंभव, ये कैसे हो सकता है? 10वें एल्डर और 14वें एल्डर बेहद हैरान थे। यह उनकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग था। क्या उन्हें बादल स्वर्ग के पवित्र भगवान पर चुपके से हमला नहीं करना चाहिए था? हालांकि उनकी ताकत की तुलना पवित्र भगवान यूनटियन से नहीं की जा सकती है, लेकिन वे निश्चित रूप से चुपके से हमले से उसे गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं। पहले एल्डर और दूसरे एल्डर द्वारा उन पर घात लगाकर कैसे हमला किया गया? हम इतने लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं, अपने आप को इस तरह क्यों छिपाएं? बाय लुयांग बाहर निकली और आकाश में खड़ी हो गई, दोनों को बेहद उदासीन भाव से देख रही थी। अगले ही पल उसने अपनी हथेली से प्रहार किया और 10वें एल्डर और 14वें एल्डर के शरीर आकाश में फट गए। उनकी आत्माएं नष्ट हो गईं, और इसलिए ये 2 बुजुर्ग नष्ट हो गए। ऐसा लगता है कि अर्ध सम्राट क्षेत्र का पहला स्तर सच नहीं है। शून्य में एक आवाज गूंज उठी। अगले ही पल 2 आकृतियां सबके सामने आ गईं। मनुष्यों के विपरीत ये 2 आकृतियां बेहद रहस्यमय दिखाई दी, खुरदरी त्वचा, घृणित चेहरे और उनके शरीर को ढकने वाली एक फीकी काली धुंध के साथ। वे स्वर्गीय दानव क्षेत्र के स्वर्गीय राक्षस हैं। इसके अलावा उनकी साधना का स्तर बेहद भयानक है, जो संत क्षेत्र के 9वें और 8वें स्तर पर पहुंच गया है। आप ये सब खोजने में कामयाब रहे। ऐसा लगता है कि पवित्र भगवान यूनटियन काफी सतर्क हैं। क्या आपने कभी उम्मीद की थी कि हम यहाँ दिखाई देंगे? जैसे ही काली धुंध छंटी गई, भीड़ के सामने 3 आकृतियां दिखाई दी। इन 3 व्यक्तियों की साधना का स्तर भी बेहद भयानक था, अर्थात संत क्षेत्र का 7वां स्तर, संत क्षेत्र का 8वां स्तर और संत क्षेत्र का 9वां स्तर। हाँ, वे संभवतः कैसे जान सकते हैं? हवा में एक ठंडी हंसी सुनाई दी। वक्ता सर्प कबीले का एक शक्तिशाली सदस्य था। सर्प कबीले में वास्तव में 2 शक्तिशाली व्यक्ति थे, दोनों संत क्षेत्र के 8वें स्तर पर थे। भगवान यूनटियन, बहुत समय हो गया है। मुझे अभी भी याद है कि हमने जो लड़ाइयाँ लड़ी थीं। मेरे शरीर पर निशान मुझे हर दिन याद दिलाते हैं कि हम अपने बीच की नफरत को न भूलें। 2 और लोग दिखाई दिए, दोनों संत क्षेत्र के 9वें स्तर के शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। अगर जियो यूनटिंग यहाँ होता तो वह निश्चित रूप से उन्हें पहचान लेता, क्योंकि इन दोनों में से एक उसके पिता जियो चोंगलू हैं। दूसरा हान लाओमो है, जो जिमोबाई का अभिभावक है। सभी 4 प्रमुख ताकतों के शक्तिशाली आंकड़े दिखाई दिए और उनके विशाल दबाव ने क्षेत्र को ढक लिया, जैसे कि शून्य ही रहने वाला था। इससे क्लाउड हेवन पवित्र भूमि में हर किसी को उत्पीड़न की एक शक्तिशाली भावना महसूस हुई। बाय लुयांग को बाहरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करते हुए देखकर जियो चोंगलू ने उपहास किया, भगवान यूनटियन, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। यहाँ की जगह पूरी तरह से सील है। आपके पास बाहरी दुनिया से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है। आप बस एक जार में कछुओं की तरह फंस गए हैं। आपके पास कोई मौका नहीं है।
ये सुनकर बाई लुयांग ने एक अजीब सी मुस्कान प्रकट की और कहा, बैठी हुई बत्तख कौन है, यह अंत तक देखा जाना बाकी है। ठीक है, अब सब बाहर आ जाओ। इन शब्दों ने सभी को चौंका दिया। कौन फंसा हुआ है, इसका क्या मतलब है? बाई लुयांग के शब्दों ने सभी को चौंका दिया। चाहे वह जियो चोंगलॉ हो, शक्तिशाली राक्षस हो या आकाशीय राक्षस हो, वे सभी सदमे से भर गए थे। बाई लुयांग के शांत और संयमित व्यवहार को देखकर इन लोगों की भौहें तन गईं। अगले ही पल बादल स्वर्ग के पवित्र भगवान ने एक बड़ी कड़ाही को बाहर फेंक दिया। कड़ाही हवा में बड़ी होती रही, सुनहरी हो गई, जैसे कि वह सोने से ढली गई हो। कड़ाही सुनहरी रोशनी से झिलमिला रही थी और एक असाधारण आभा से घिरी हुई थी, जिसकी विशालता ने लोगों को उत्पीड़न की अत्यंत मजबूत भावना दी थी। अगले ही पल अंदर से दो प्रभावशाली आकृतियां उभरीं। दोनों ने ताओवादी वस्त्र पहने हुए थे, मजबूत काया और असाधारण उपस्थिति के साथ। ये दोनों व्यक्ति क्रमशः संघ क्षेत्र के 9वें और 8वें स्तर पर हैं। दो और शीर्ष स्तरीय सेंट दायरे के विशेषज्ञ वहां खड़े थे, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच ऊंचे प्रतीत होते थे, सब कुछ दबा रहे थे। 9 सूर्य संत भगवान। एक और शक्तिशाली व्यक्ति मास्टर जियांग है, जो 9 सूर्य पवित्र भूमि का एक शक्तिशाली व्यक्ति है। दोनों आदमियों को देखकर जियो चोंगलॉ की निगाहें काली पड़ गईं। जियो चोंगलॉ और नाइन यांग सेंट मास्टर के बीच मतभेद हुआ करते थे। दोनों अपने समय के विलक्षण थे और स्वाभाविक रूप से वे कई बार भिड़ गए। संत लोक में पहुंचने और संत भगवान बनने के बाद ही वे शायद ही कभी एक दूसरे से लड़ते थे। हालांकि उनके अधिकांश संघर्षों में 9 यांग पवित्र भूमि ने लाभ उठाया और यहाँ तक कि जियो चोंगलू को कई बार शर्मिंदा भी किया, जिससे जियो चोंगलू को 9 यांग पवित्र भगवान के प्रति नाराजगी थी और वह चाहता था कि वह उसे मार सके। क्लाउड हेवन पवित्र भूमि और 9 सूर्य पवित्र भूमि वास्तव में करीब हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्लाउड हेवन पवित्र भूमि इस बार इतनी सतर्क होगी, वास्तव में 9 सूर्य पवित्र भूमि से एक मजबूत व्यक्ति को आमंत्रित करेगी। हालांकि ये पर्याप्त नहीं है, यहाँ तक कि 2 और शक्तिशाली व्यक्तियों के साथ भी परिणाम नहीं बदलेगा। सांप कबीले के विशेषज्ञ ने उपहास किया। उपस्थित शक्तिशाली हस्तियां सभी पुराने परिचित थे, उनमें से लगभग सभी एक ही युग के प्रतिभाशाली थे और वे सभी एक दूसरे की पृष्ठभूमि को जानते थे। सर्प कबीले के शक्तिशाली सदस्यों के दृष्टिकोण से उनके पक्ष को पूर्ण लाभ था। भले ही क्लाउड हेवन होली लैंड ने 9 सनस होली लैंड के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ को आमंत्रित किया हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। यूनियन पवित्र भूमि में केवल 5 संघ क्षेत्र विशेषज्ञ हैं, जिनमें से एक लिहन्यू है, जो शापित है और अपनी असली ताकत को उजागर करने में असमर्थ है। 9 सूर्य पवित्र भूमि के 2 संघ क्षेत्र विशेषज्ञों को जोड़कर कुल मिलाकर केवल 7 संघ क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। उनकी ओर से कुल 10 संघ क्षेत्र विशेषज्ञ थे, विशेष रूप से स्वर्गीय दानव, जिनके तरीके बेहद अजीब थे और सामान्य संघ क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा उनका विरोध नहीं किया जा सकता था। मैं इस तरह के जीवन दृश्य को कैसे याद कर सकता हूँ? तभी शून्य में एक आवाज सुनाई दी। अगले ही पल ये सबके सामने आ गया। महान किन राजवंश के किन सम्राट। इस आकृति को प्रकट होते देखकर विपरीत लोगों के भाव तुरंत काले पड़ गए। मैं भी मस्ती में शामिल हो जाऊंगा। एक और आवाज सुनाई दी। उसके बाद तीव्र गर्मी का विस्फोट हुआ और एक विशाल आकृति की उपस्थिति हुई। फीनिक्स कबीला ऊंचा चढ़ता है। इस व्यक्ति की उपस्थिति ने जियो चोंगलू और अन्य लोगों को पूरी तरह से चुप कर दिया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि क्लाउड हेवन पवित्र भूमि ने इतने सारे सहायकों को आमंत्रित किया होगा, जिनमें से प्रत्येक दुनिया का एक शीर्ष विशेषज्ञ था और एक प्रमुख शक्ति का पवित्र प्रभु भी था। ये सभी लोग अपनी युवावस्था में शीर्ष स्तर के विलक्षण व्यक्ति थे और अब उनकी ताकत और भी अधिक भयानक, आम लोगों के लिए अतुलनीय है। हालांकि उनके पास संख्यात्मक लाभ प्रतीत हो सकता है, वास्तव में ऐसा नहीं है। उनमें से यूनियन के पवित्र भगवान बाई लुयांग और फीनिक्स कबीले के एओ जेंगक्सियोनिक पहले ही अर्ध सम्राट क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और लंबे समय से संघ क्षेत्र से आगे निकल चुके हैं। उनमें से प्रत्येक कई शीर्ष संघ क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ संघर्ष करने के लिए पर्याप्त है। जहां तक अन्य संघ क्षेत्र के विशेषज्ञों का सवाल है, वे सभी पूर्व विलक्षण व्यक्ति थे और उनकी ताकत खराब नहीं थी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आप वास्तव में एओ जेंगक्सियोनिक को आमंत्रित करेंगे। 9 यांग सेंट लॉर्ड ने बाई लुयांग की ओर देखा, उसका चेहरा सदमे से भरा था। प्रतिद्वंद्वी की प्रतिक्रिया के बावजूद, यहाँ तक कि सम्राट किन और यूनियन पवित्र भूमि के विशेषज्ञों सहित यूनियन पवित्र भूमि के पक्ष के लोग भी बेहद हैरान थे। ये जानना महत्वपूर्ण है कि फीनिक्स कबीले के कुलपति एओ जेंगक्सियोनिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फीनिक्स कबीला कितना शक्तिशाली है, इसे एक तरफ रखते हुए अकेले इस कबीले के नेता की ताकत बेहद भयानक है। यह अफवाह है कि वह पहले ही अर्ध सम्राट क्षेत्र में पहुंच चुका है। एक और बात यह है कि इस व्यक्ति को आने के लिए प्राप्त करना कुछ ऐसा नहीं है जो एक साधारण व्यक्ति कर सकता है। अब तक ऐसा लगता है कि त्यानिक्सुआन क्षेत्र में कोई भी एओ जेंगक्सियोनिक को उनकी मदद करने में सक्षम नहीं है। हाँ, लॉर्ड यूनियन, आपने फीनिक्स कबीले के कुलपति एओ जेंगक्सियोनिक को यहाँ आमंत्रित किया था। क्या आप अपनी यूनियन पवित्र भूमि पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं? सर्प कबीले के संघ क्षेत्र विशेषज्ञ ने उपहास किया। जब एओ जेंगक्सियोनिक प्रकट हुआ तो वह वास्तव में प्रसन्न हुआ। फीनिक्स कबीले और सर्प कबीले के बीच संबंध सर्वविदित है। यदि अन्य ताकतें संघर्ष में हैं, तो फीनिक्स कबीला अनिवार्य रूप से स्नेक कबीले का पक्ष लेगा। यहाँ तक कि क्लाउड हेवन होली लैंड के ग्रैंड एल्डर ने भी भौहें चढ़ा दी और फुसफुसाए, क्या पवित्र भगवान फीनिक्स कबीले के कुलपिता वास्तव में मदद करने के लिए यहाँ हैं? ये पूरे स्वर्गीय गहन क्षेत्र में जाना जाता है कि फीनिक्स कबीले और सर्प कबीले का घनिष्ठ संबंध है। इसके अलावा फीनिक्स कबीला एक प्राचीन शाही परिवार है और सर्प कबीले की तरह वे दानव जाति से संबंधित हैं। त्यानिक्सुआन क्षेत्र में मानव जाति और दानव जाति का स्पष्ट रूप से विरोध किया जाता है। हालांकि सतह पर कोई बड़ी दुश्मनी नहीं है। जब दानव जाति और मानव जाति के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है, तो दानव जाति स्वाभाविक रूप से दानव जाति का पक्ष लेगी। इसके अलावा इन 2 राक्षस कुलों के बीच का रिश्ता काफी घनिष्ठ है। बेशक, बाई लुयांग ने सिर हिलाया और कहा। इससे पहले कि ग्रैंड एल्डर कुछ और कह पाते, एओ जेंगक्सियोनिक, जो ज्यादा दूर नहीं थे, ने कहा, मैं आज यहाँ हमारे फीनिक्स कबीले के दुश्मनों को खत्म करने आया हूँ। ये कहने के बाद एओ जेंगक्सियोनिक ने बाई लुयांग की ओर देखा और कहा, हमारे सौदे की तरह मैं सांप कबीले के विशेषज्ञों का ध्यान रखूंगा और आप दूसरों के साथ खुद निपट सकते हैं। ये सुनकर सर्प कबीले के 2 शक्तिशाली सदस्यों ने अपने हाव भाव काफी बदल दिए, क्योंकि यह पूरी तरह से उनकी उम्मीदों से परे था।
फीनिक्स कबीले के प्रमुख, क्या आप उस शपथ को तोड़ने जा रहे हैं जो हमारे दो कुलों ने एक बार की थी? सर्प कबीले के मुखिया ने सख्ती से कहा। वास्तव में वे पहले से ही राहत महसूस कर चुके थे। वे एओ झेंगक्सियोनग की ताकत को जानते थे। वह अर्ध सम्राट क्षेत्र में पहुंच गया था, जो उनके जैसे दो संघ क्षेत्र विशेषज्ञों की क्षमताओं से परे था। आपको शपथ के बारे में मुझसे बात करने का कोई अधिकार नहीं है। एओ झेंगक्सियोनग ने उपहास किया और कहा, क्योंकि आपने पहले ही उस शपथ को तोड़ दिया है जो हमारे दो कुलों ने एक बार की थी, और आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। बेहतर होता अगर उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया होता, क्योंकि इस विषय पर आने पर एओ झेंगक्सियोनग नाराज हो जाते हैं। अगर यह सांप कबीले के विश्वासघात के लिए नहीं होता तो उसका अपना बेटा इतनी दुखद रूप से नहीं मरता। पिछली पीढ़ी का फीनिक्स कबीले का पवित्र पुत्र बेहद प्रतिभाशाली था। इस पीढ़ी के पवित्र पुत्र एओ तियान्यू से कम नहीं। मुख्य मुद्दा उनका बेटा था, लेकिन सर्प कबीले के विश्वासघात के कारण उनका बेटा मर गया। यदि यह अधिक अच्छे के लिए नहीं होता तो एओ झेंगक्सियोनग ने बहुत पहले ही सांप कबीले का सफाया कर दिया होता। आपने क्या कहा? सर्प कबीले के पवित्र भगवान की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया, लेकिन फिर भी उन्होंने अज्ञानता का नाटक किया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। एओ झेंगक्सियोनग दूसरे पक्ष के साथ शब्दों को बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी था और उसने सीधे कार्रवाई करने का फैसला किया। इस समय बादल स्वर्ग के पवित्र भगवान ने सोलफ्लावर फ्रूट को सीधे ली हन्यू की ओर फेंक दिया, फिर बड़ों की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, आप सभी पहले तलवार अमर हन्यू की रक्षा करें और फिर सहायता प्रदान करने के लिए आएं। बुजुर्ग, दुश्मन से निपटने के लिए मेरे साथ आओ। इतना कहने के बाद बाई लुयां गुड़ गई। अगर हम इन सभी लोगों को यहाँ रखना चाहते हैं तो ली हन्यू की युद्ध शक्ति स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण है। हालांकि ली हन्यू संघ क्षेत्र के केवल 9वें स्तर पर है, उसकी भयानक तलवार का इरादा कुछ ऐसा है जिससे निपटने के लिए एक अर्ध सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ को भी सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर वे सावधान नहीं है तो वे आसानी से घायल हो सकते हैं। हाँ पवित्र प्रभु, तीसरे बुजुर्ग और पांचवें बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, शांगुआन परिवार के पुराने, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आप अधिक से अधिक पिछड़े होते जाएंगे। यदि आपके शांगुआन परिवार के उन मृत सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को पता होता कि आपने हमारे मानव हमवतन लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए स्वर्गीय राक्षसों के साथ सांठगांठ की है, तो वे शायद अपने ताबूतों से बाहर कूद जाएंगे और आपको मार डालेंगे। नौ सूर्य संत भगवान ने ठंडे स्वर